पढ़ाई की है, बीकॉम ग्रेजुएशन और उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में एमए। तो ये न्यू जो है आपका इन न्यू मीडिया जो चैलेंजेस है, पहले तो ये बताओ कि आज कितने लोगों ने अखबार पढ़ा है? आज क्या छपा है पता है? कोई पढ़े अखबार आज? नहीं पढ़ा है। न्यूज़पेपर वगैरह, भास्कर, पत्रिका, नवभारत, कहीं नहीं पढ़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप लोग अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, और मैं अखबार पढ़ते पढ़ते पत्रकार बन गया। वो कैसे आपको बताता हूँ मैं मेरे घर में मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बहुत मिडिल क्लास नहीं बोलना चाहिए, एक सम बस्ती से रहने वाला एक लड़का। जैसे कि आप लोग कैंप खुर्सीपार देखे हो, जानते होंगे कैंप खुर्सीपार के बारे में, रुआबांधा बस्ती के बारे में जानते होंगे, नेवई बस्ती के बारे में जानते होंगे। वैसे ही राजनांदगांव में एक इलाका है लखोली, बहुत श्रमिक बस्ती बेल्ट है, और वहाँ पे आए दिन खून खराबा, मारपीट, जुआ, शराब, सब कुछ है वहाँ पे। मतलब व्यसन के सारे आइटम वहाँ पे मिलते हैं, मतलब सारे गुण हैं वहाँ पे। अब बदल रहा है लखोली। तो उस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी मम्मी जो है उस समय भट्टा में काम करती थी। पोहा मिल आप लोग देखे होंगे, जहाँ पे पोहा जनरेट होता है। राजनांदगांव में पोहा सबसे ज़्यादा जनरेट होता है, मतलब उत्पादन होता है, उत्पादन प्रोडक्शन होता है उसका। और मेरे पापा जो है रेलवे में हमाली काम करते थे। सरकारी स्कूल में मैं कक्षा 8वीं तक पढ़ा हूँ, पहली से लेकर 8वीं तक। और उससे पहले चूँकि मेरी पैदाइश जो है दुर्ग है, और दुर्ग में कुछ साल पढ़ा, उसके बाद वापस राजनांदगांव चले गए अपने घर माँ पापा के यहाँ। मैं मामा नानी सब यहीं रहते हैं दुर्ग कंजपारा में। तो पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ा उस माहौल में। उसके बाद मेरे पापा को लगा कि यार इनको जो है बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहिए, कोई अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो मेरे पापा जहाँ काम करते हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ से ठीक नज़दीक में, मतलब मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे शहर का सबसे बड़ा स्कूल वेस्टर्न स्कूल है, वेस्टर्न इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों वहाँ पे। तो मैं उस स्कूल में ज्वाइन किया। मेरे पापा एडमिशन कराने गए नहीं, क्योंकि उनको पढ़े लिखे ही नहीं थे कभी। एडमिशन कराने मेरे चाचा गए, एडमिशन हो गया, 9th में एडमिशन लिया, 9th to 12th वहाँ पे पढ़ा मैं। और 9th हो गया, ठीक ठाक रहा। मतलब यही था कि छत्तीसगढ़िया लड़का था मैं, हिंदी उतनी अच्छी थी नहीं मेरी, लेकिन हिंदी अच्छी इसलिए थी क्योंकि मैं शुरू से अखबार पढ़ता था। क्योंकि मेरे घर में किराने की दुकान थी जिसमें मेरे भाई लोग बैठते थे। जब दुकान सुबह जब मैं खोलता था तो सबसे पहले अखबार उठाता था घर के बाहर। जो उस समय भी दैनिक भास्कर आता था, उस समय भी बड़े बड़े दिग्गज लोग खबरें लिखते थे, तो उनका नाम पढ़ता था मैं। जॉन रॉजेस पाल, राजेश जोशी और शिव दुबे जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे, संदीप साहू, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज। आगे बताऊँगा, इनके साथ काम करने का अवसर मिला, इनके साथ इनकी टीम में रहने का अवसर मिला। कि जब मैं क्लास 4-5 में था तब से अखबार पढ़ रहा था। उसके बाद जब कॉलेज में गया तब उनके साथ काम करने का मौका मिला। 11th में एक समय ऐसा है कि फेयरवेल होता है सबके कॉलेजों में। मेरे कॉलेज में स्कूल में फेयरवेल था। फेयरवेल में एक नाटक करना था, 7-8 मिनट का नाटक था। उस नाटक में ये था कि भागीरथी को गंगा पे जो ज़मीन पर लाना था, मतलब पुराने दौर के नाटक करना था। विवेक तिवारी सर ने वो किया कि यार स्टोरी करनी है, मतलब वो नाटक करना है। उस नाटक में मुझे रोल मिला 3 मिनट का। 7 मिनट के ड्रामे में 3 मिनट का रोल मुझे मिला। रोल क्या था? पत्रकार का। दीपक चौरसिया का नाम आप लोग सुने होंगे, दीपक चौरसिया। वो दीपक चौरसिया बनने का अवसर उस क्लास में, 11वीं क्लास में मुझे मिला। एक्ट चालू हो गया, और सर से पूछा जब, सर मैं क्यों दीपक चौरसिया बनूं? तो सर ने कहा कि तुम बहुत बोलते हो, तुम पीछे बैठ के बगड़ बगड़ करते रहते हो, तो एक काम करो, तुम्हारा टैलेंट हम वहाँ दिखेंगे करके। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 दिन की प्रैक्टिस थी। 1-2 दिन की प्रैक्टिस के बाद स्टेज पे गए। स्टेज में 7 मिनट में से 3 मिनट अकेला मैं रोल किया। रोल ये था कि सेम टाइम पे आपको एंकरिंग भी करनी थी, जो स्टूडियो में करते हैं ना, कि आपको बता सकते हैं वहाँ के हालात कैसे हैं, सीधे ले चलते हैं हमारे साथी दीपक चौरसिया के पास। तो फिर उसके बाद अपना तत्काल रोल चेंज करता था कि मैं ग्राउंड रिपोर्टर बन जाता था। जी बिल्कुल, बता दूं कि मैं पीछे देख सकते हैं हालात, यहाँ पे लोग खड़े हैं, भीड़ खड़े हैं, ये एक्सप्रेशन के साथ में 3 मिनट तक अपने आप को चेंज करता रहा। वो रोल मुझे राजू श्रीवास्तव से आया था। आप लोग कॉमेडी किंग को जानते होंगे, राजू श्रीवास्तव, वो रोल करते थे दीपक चौरसिया का। तो वो रोल को मैं उस समय देखी थी टीवी में, वो रोल किया मैं। और उसके बाद उस दिन तय कर लिया कि यार देखो, सब डॉक्टर बनोगे, चूँकि कॉमर्स के स्टूडेंट था मैं, तो सब कोई ना कोई टेली कर रहे थे। तो कोई बोले तुम अकाउंटेंट बनोगे, कोई सीए बनोगे, कोई सीएमए वगैरह वगैरह बनोगे। लेकिन मैं उस दिन से कहता रहा कि मैं साला पत्रकार ही बनूंगा। 11वीं हो गया, 12वीं हो गया। 12वीं होने के बाद चूँकि ऐसे इलाके से थे, ऐसे माहौल में थे कि कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई टीचर ऐसा नहीं था कि आपको बता सके तुमको पत्रकार बनने के लिए बीजेएमसी पढ़ाई करनी होगी। और उस समय बीजेएमसी की पढ़ाई जो होती थी ना, बहुत लिमिटेड कॉलेज में थी। एटीयू तो था उस समय, लेकिन उतने लिमिटेड कॉलेज नहीं थे। राजनांदगांव में तो कोई शायद मुझे लगता है कि बीजेएमसी शुरुआत भी नहीं हुआ था राजनांदगांव उस समय, 2010-11 के आसपास। बीकॉम में एडमिशन ले लिया, बीकॉम फर्स्ट ईयर किया। शुरुआत के 6 दिन बस कॉलेज गया मैं शुरू के। उसके बाद भीखम देवांगन सर और एक
दीपक साहू सर के पास मैं कोचिंग किया फर्स्ट ईयर की क्लासेस। फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया 6-7 दिन, उसके बाद पूरा कोचिंग के साथ में। फिर सेकंड ईयर में एक ऐसा मौका आया, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे अंदर में टैलेंट है जर्नलिज्म वाला, तुम बोल भी रहे थे कि तुमको पत्रकार बनना है, तो एक चैनल आया था, लोकल चैनल था, उस लोकल चैनल में काम करोगे क्या? मतलब भैया कर लूँगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, काम करना है तो बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ाई करते करते मैंने CG24 न्यूज़ करके एक चैनल, बहुत लोकल केबल चैनल था, एक चैनल था, उसमें ज्वाइन किया। उस चैनल में एक छोटा सा ऑफिस था, उस ऑफिस में 4-5 लोग की टीम थी, तो रिपोर्टिंग करने के लिए भी हम जाते थे साथ में, और वापस आने के बाद स्क्रिप्ट लिखना पड़ता था, हाथ से लिखते थे स्क्रिप्ट, उसमें ज़्यादा कंप्यूटर का दौर नहीं था और ज़्यादा टाइपिंग वगैरह आती नहीं थी। तो मैं हालांकि मैं फर्स्ट ईयर से मेरे को कंप्यूटर टाइपिंग आती थी, तो स्क्रिप्ट भी लिखता था दिन भर ग्राउंड से आने के बाद, उसके बाद एंकरिंग भी करता था। सोचो एंकर भी नहीं था वहाँ पे, लोकल चैनल था, वैसे केबल में चलने वाला, अब तो यूट्यूब का दौर आ गया है, तो केबल पे चलना था। उसके बाद अपन स्क्रिप्ट लिखते थे, स्क्रिप्ट लिखने के बाद एंकरिंग भी खुद को पकड़नी पड़ती थी, और उतना फेस, अभी फेस ठीक ठाक दिखता है, उस समय का अगर चेहरा फोटो देखोगे ना आप लोग 2011 का, 2011 नहीं 10-11 का, तो आपको हैरान हो जाओगे यशवंत साहू आपके सामने जो खड़ा है वो यशवंत साहू, ये कैसे करके। तो साबुन से बूथ होता था मैं, उस फेस वॉश के भी उस समय दौर नहीं था, तो साबुन से मुँह धोने के बाद, कंघी वंगी करने के बाद एंकरिंग करने बैठता था, और टूटी फूटी हिंदी के साथ, ठीक ठाक हिंदी के साथ 10 मिनट का हम लोग को स्लॉट मिला था कि आपको 10 मिनट का न्यूज़ बोलना है रोज़, दिन भर की खबरें फटाफट बोलनी है। तो ऐसे कम से कम 5-7 खबरें बोलता था, और उसके बाद जैसे ही न्यूज़ कंप्लीट हो जाता था, फिर मेरे दोस्त जो बाकी जो सीनियर थे, जो जिन्होंने ज्वाइन कराया था, उसमें 1200 रुपये से स्टार्ट किया था। 1200 रुपये उन्होंने तय किया था कि आपको 1200 रुपये देंगे, तो ठीक है सब कर लूँगा, बस काम करना है करके। 1-2 महीने काम किया, चैनल बंद हो गया, 1-2 महीने में बंद हो गया। उसके बाद अब क्या करें, फिर नई दुनिया का ऑप्शन आया, उस समय नई दुनिया तो चल ही रहा था, तो नई दुनिया में 3 महीने करने का अवसर मिला, फ़ोन आया नई दुनिया में आ जाओ, नई दुनिया गया। नई दुनिया में गया तो एक मतलब हर रिपोर्टर की लाइफ में ना एक ऐसी स्टोरी आती है जो आपको लाइव बना देती है, मतलब यार वो आपकी पहचान रहती है। तो उस समय ना नई दुनिया में जब ज्वाइन किया, तो राजनांदगांव के पास एक छुरिया है, आप लोग नाम सुने होंगे, छुरिया जंगल है बहुत, छुरिया खुज्जी वाला इलाका, तो वहाँ पे बाघिन आया था, बाघिन आई थी, शेर बाघिन, वाइट उसमें टाइगर, तो उसका आदमखोर बाघिन थी, वो आदमखोर लगातार 1.5 महीने तक उस बाघिन ने कम से कम 6 लोगों की हत्या की है, मानी 6 लोगों को खा गई वो, और इसके अलावा कई जानवर खा गई। तो 1.5 महीने की जो रिपोर्टिंग थी ना, वो अल्टीमेट रिपोर्टिंग थी। मतलब सोचो कि आप राजनांदगांव बैठे हो और राजनांदगांव बैठ के छुरिया की स्टोरी कर रहे हो, क्योंकि आप तो स्टोरी करने गए नहीं हो। तो वहाँ जो संवाददाता होते हैं, अखबारों में ना हर ब्लॉक में, हर छोटे छोटे जगह पे ना संवाददाता होते हैं, जो आपका पेपर बांटते हैं, पेपर बांटने के साथ में आपको छोटी छोटी खबरें भी वही लोग भेजते हैं, उन्हें संवाददाता कहा जाता है, जिन्हें सैलरी नहीं मिलती। आज की तारीख में सैलरी मिलती है, लेकिन उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, तो वो अखबार बेच के अपना कमीशन करते हैं, उसमें मार्केटिंग का भी पैसा रहता है, मार्केटिंग में जो कमीशन मिलता है 15% 20% मिलता है, वो उनको रखते थे। और संवाददाता का जो जलवा होता है गांव में, जो इलाके में, वो जिला मुख्यालय में बैठे ब्यूरो चीफ से कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि संवाददाता उस इलाके में इकलौता होता है, तो उसको सब पूछते पाछते हैं कि भैया हमारी विज्ञप्ति लगा दो, हमारा नेता आ रहा है, उनका दौरा कवर कर दो, तो एकदम जलवा रहता है, गाड़ी वाड़ी मेंटेन करते। सोचो उस समय वो आदमी राधेश्याम शर्मा जी, उनको बहुत जलवा था छुरिया में। तो वो स्टोरी मैंने की 1.5 महीने में, और 1.5 महीने करने के बाद मुझे बहुत अच्छा सा नाम मिल गया, फेम मिल गया कि यार कोई यशवंत साहू है जो नई दुनिया में बैठ के बाघिन की स्टोरी कर रहा है, बाघिन की स्टोरी कवर कर रहा है। दैनिक भास्कर से कॉल आया, 2011 में कॉल आ गया था कि तुम भास्कर ज्वाइन करोगे क्या, एज ए ट्रेनी रिपोर्टर, एज ए स्ट्रिंगर, क्योंकि स्ट्रिंगर अब नहीं होते, पहले स्ट्रिंगर होते थे। तो तापस चतुर्वेदी जी हैं जिन्होंने नई दुनिया से उठा के मुझे भास्कर लेकर गए। अब तापस चतुर्वेदी जी जो है बड़े बड़े उसमें PR कंपनी में काम करते हैं। हालांकि वो तापस चतुर्वेदी जी बहुत कम उम्र की ब्यूरो चीफ है, 24 साल 6 महीने की उम्र में वो ब्यूरो चीफ बन गए थे, और वो मुझे लेकर आ गए थे राजनांदगांव भास्कर में। और उसमें पढ़ाई चल रही थी मेरी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में था मैं, सेकेंड ईयर में था। सेकेंड ईयर पढ़ाई करते करते CG24 न्यूज़, उसके बाद नई दुनिया, नई दुनिया के बाद भास्कर। 2011 में भास्कर में परमानेंट ज्वाइन हुआ, परमानेंट नहीं बोलना चाहिए उसको, ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पे ज्वाइन हुआ 2011 में। तो उसके बाद से कंटिन्यू चला। फिर ऐसी स्टोरी बहुत सारी मिली कि बहुत चैलेंजिंग भी रहे उस समय, कि आपको चैलेंजिंग भी फेस करना है, मतलब आपके पास पेट्रोल के लिए पैसे भी नहीं है, तो घर से मैं रोज़ 50 रुपये 100 रुपये लेके जाता था, क्योंकि दुकान मैं ही खोलता था, उस समय भी दुकान खोलता था सुबह बैठने का, तो सुबह 9-10 बजे तक बैठता था। उसके बाद अपना निकल जाता था कॉलेज के नाम पे जाता था भास्कर ऑफिस। मेरे घर वालों को ये नहीं मालूम था कि मैं पत्रकारिता का काम कर रहा हूँ। तो 6-7 महीने बाद मैं घर में बताया कि मैं दैनिक भास्कर ज्वाइन कर चुका हूँ और 6-7 काम कर रहा हूँ वहाँ पे, इतनी सैलरी पे मिल रहा करके। तो एक स्टोरी थी, मुझे याद है कि पहली स्टोरी थी लाइफ की, फर्स्ट स्टोरी, जिसमें नाम लिखा था यशवंत साहू ऑब्लिक राजनांदगांव।
और वो स्टोरी थी कि धूल को लेकर स्टोरी करनी थी। आप बताओ कि सड़क पे धूल है, आप जा रहे हैं, आप सेंट थॉमस कॉलेज से निकल रहे हैं, सेंट थॉमस कॉलेज से निकलने के बाद बहुत धूल मिलता है, तो आपको स्टोरी क्या करनी है? तो बड़ा समझ में आया कि यार इसमें स्टोरी क्या है, धूल उड़ रही इतनी लिखना है और क्या लिखेंगे, धूल उड़ रहा है, लोग परेशान हैं, क्या लिख डालेगा आदमी ज़्यादा से ज़्यादा। तो नहीं बोले, फिर एक स्टोरी फाइल की मैंने कि सर ये वहाँ पे इलाके में बहुत धूल है, बहुत परेशान है करके। तो तापस सर उस स्टोरी को बोले नहीं यार ये स्टोरी नहीं है, दोबारा गया मैं। तो उस दौर में एक ही स्टोरी करने के लिए लोगों को बार बार भेजा जाता था, मतलब इतने प्रताड़ित भी होते थे हम लोग। मैं कई बार ऐसा रहा कि यार अपने ऑफिस में जाके पीछे जाके रोता था कि यार मेरी स्टोरी को लोग निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन वो जो निगलेक्ट करने का जो रिजेक्शन का वो था वो सही भी था, क्योंकि सही चीज़ें सामने आनी थी, सही चीज़ें और इन डेप्थ करनी, स्टोरी करने की जरूरत थी। तो ऐसी स्टोरी की, उसके बाद 2-4 दिन बाद अच्छे से बहुत मेहनत की उस स्टोरी में, लोगों से बातचीत की, इंजीनियरों से बातचीत की, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बातचीत की कि आखिरी बार आपने रोड कब बनाई थी, ये डिटेल लेके आए, आखिरी बार रोड कब बनी थी, उसके अलावा उसकी लागत क्या थी, रोड इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो गई। लोगों से बातचीत की, लोगों को बताया कि भैया रोड तो बनी नहीं है, बनने के बाद मेंटेनेंस भी किए हैं, ठेकेदार की जो वो थी 3 साल की जो गारंटी होती है, ठेकेदार ने वो गारंटी पीरियड भी पूरा नहीं किया है। ऐसे करके ना इन डेप्थ स्टोरी बनी और इतनी शानदार स्टोरी बनी कि हाफ पेज की खबर लगी, और यशवंत साहू की पहली वायलेंट खबर उस दिन लगी थी। उस दिन अलग ही चैन था, अलग ही सुकून था कि लगा कि यार कुछ काम कर रहे हैं। तो घर वालों को उस दिन बताया कि मैं भास्कर में ज्वाइन कर लिया हूँ, और वही भास्कर जिसे 4th क्लास से मैं पढ़ रहा हूँ, उस कंपनी में काम करने का अवसर मिला, क्योंकि भास्कर में काम करना ना उस समय बहुत सपना होता था लोगों का। और मेरी पहली ज्वाइनिंग कहा जाए कि पहली फर्स्ट ऑन रोल ज्वाइनिंग जो है भास्कर थी। तो उस समय पेपर में जो छपता था ना 4 कॉलम की खबर में सेंटीमीटर के हिसाब से सैलरी मिलती थी मुझे। तो 1200 से 2400 हुआ, 2400 से 4200, आखिरी 2 साल तक काम किया 4200। उसके बाद एक आप लोगों ने टीईटी वाला एक सुना होगा, जो होता है ना टीचर एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, उस समय 13-14 में ना एकदम नया नया टीईटी आया था। टीईटी के बिना आप टीचर नहीं बन सकते। आप लोग अभी हो तो पता चल जाएगा, आप लोग कभी पूछोगे तो स्टिंग ऑपरेशन करने का मौका मिला कि आपको स्टिंग ऑपरेशन करना है। मतलब ये था कि 50 रुपये फॉर्म को 300-400 रुपये बेचा जा रहा था। और वो मेरी लाइफ की पहली स्टिंग ऑपरेशन थी कि मैं खुद एज ए सुबह 4 बजे गया पोस्ट ऑफिस में एक वो लिया। उस समय मोबाइल था सैमसंग का छोटा वाला, बहुत कीपैड वाला फ़ोन था, अभी तो स्मार्टफोन आया। पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म लिया मैं भी, 50 रुपये फॉर्म को 300-400 में, सुबह 4 बजे से, क्योंकि इतना क्रेज था टीटी का कि रात भर लाइन लगती थी पोस्ट ऑफिस के बाहर में। मैं भी पोस्ट ऑफिस के बाहर लाइन में लग गया। उसके बाद 4 बजे स्टिंग ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे मोबाइल लगाया, ऐसे करके जेब के ऊपर ऐसा कैमरा ऑन कर दिया था और लाइन में लगा हुआ था, पूरे चीज़ को कवर किया। मतलब 10 मिनट का वीडियो भी बनना उसमें बहुत बड़ी बात होती, मोबाइल भर जाता था जल्दी से, पुरानी वीडियो डिलीट करने पड़ते थे। तो लगभग 10 मिनट का वीडियो बना, क्योंकि अखबार वालों को वीडियो भी जरूरी होता था कि आपके पास प्रूफ होने चाहिए। सबसे बड़ी बात कि कोई लिखना है कुछ चीज़ को तो आपको बगैर प्रूफ के नहीं लिख सकते कि पान ढीला छाप कोई कंटेंट मिल गया, कोई पान ढीला खड़े बता दिया कि यार इस बार तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपको उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है, हाई लेवल पे क्रॉस चेक करना पड़ता है। भास्कर में तो ये कि सिंगल लाइन की खबर लिखो ना, उसके लिए भी 10 लोग से बात करनी पड़ती है। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन 10 लोग से बात करोगे तो चीज़ें फिल्टर होकर आती है। कई बार होता है कि बेस चीज़ें कुछ और रहती है, जब आप अधिकारी से बात करते हो ना तो उसके बाद चीज़ें बदल जाती है। तो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें मुझे याद है शुक्ला बुक डिपो करके राजनांदगांव स्टेशन पारा में वो डिपो आज भी है। स्टिंग ऑपरेशन हो गया, खबर छप गई, बड़ी खबर छपी, 50 रुपये का फॉर्म 400 में बेचा जा रहा है। यही लाइन थी, हेडिंग थी स्टिंग ऑपरेशन यशवंत साहू, बाकायदा नाम हम चला। उसके बाद अगले दिन जो शहर में माहौल था, तत्काल ने एसडीएम ने उस बुक डिपो को सील किया और धारा 151 लगाते हुए उस आदमी को कम से कम 7 दिन के लिए जेल भेज दिया। उस आदमी को 7 दिन के लिए जेल भेज दी। स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद हमने खबर भी दिखाई कि भास्कर की खबर के बाद जो है उस आदमी को जेल भेजा गया, जेल भेज दी। उसके बाद स्टेशन पारा, चूँकि थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति के वाले लोग भी ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, गुंडे बदमाश टाइप के लोग भी रहते हैं, तो थोड़ा सा मेरे बॉस को लगा कि यार तेरे यशवंत जान को खतरा हो सकता है, तो एक काम कर कुछ दिन के लिए घर चले जा, कहीं और चले जा। तो मैं अपने कुछ दिन के लिए दुर्ग आ गया। उसके बाद उतई भी रहा, 1 हफ्ते छुट्टी मेरा बढ़िया मस्त। स्टिंग ऑपरेशन करके आया था, जेल भेजवा दिए, सील करवा दी, बेचारे धंधा पानी चौपट हो गया, ऊपर से जेल भी भेज दी उसको, तो अपना खुंदस तो निकालेगा वो आदमी। तो वो हालांकि कुछ हुआ नहीं बाद में, फिर धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, अपने का इम्पैक्ट भी हो गया। उस खबर की चर्चा पूरे प्रदेश भर में रही कि एक लड़का है 19 साल का, जिसने स्टोरी की स्टिंग ऑपरेशन किया, स्टिंग ऑपरेशन करते ही उसे जेल भिजवा दिया। तो स्टिंग ऑपरेशन करने का ना एकदम जोश आ गया कि यार अब स्टिंग ऑपरेशन करना है, इसमें नाम बहुत होता है, लोग पूछते हैं, लोग डरते हैं। तो स्टिंग ऑपरेशन करते करते चीज़ें ठीक ठाक रही। और उसके बाद बीकॉम मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया। ग्रेजुएशन होने के बाद भास्कर में परमानेंट जॉब का एक रास्ता खुल गया, क्योंकि भास्कर में आप कहीं भी मीडिया संस्थान में हो आपको ग्रेजुएशन मांगता ही है। अब बीकॉम करते करते मैं ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने भास्कर में वहाँ पे 3 साल कर लिया। ऑप्शन है भिलाई जाना है, भिलाई एजुकेशन सिटी है। तो यहाँ पे एक जाकिर हुसैन जी है, जो आप लोग पढ़े होंगे उनके हाथ से, जाकिर हुसैन जी,
जाकिर हुसैन जी भास्कर छोड़ के हरिभूमि ज्वाइन किए थे, तो उनकी सीट खाली थी, वो एजुकेशन देखते थे। मुझे मौका मिला कि यार एजुकेशन देखोगे क्या वहाँ पे जाके, मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग मौका था। यार एजुकेशन रिपोर्टर बनना भिलाई के शहर में, अपन तो राजनांदगांव का छोटा सा शहर है, वहीं आपको कलेक्ट्रेट देखना है, वहीं आपको निगम भी देखना है, वहीं आपको क्राइम की खबरें देखनी है। तो कभी स्पेसिफिक मतलब किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं की थी, किसी बीट पे काम नहीं की थी। इस जर्नलिज्म में ना बीट होता है, सब रिपोर्टर को अलग अलग बीट पढ़ना रहता है। कोई एजुकेशन देखेगा, कोई क्राइम देखेगा, कोई पॉलिटिकल देखेगा। तो मैंने एज ए जो है 2014 में भिलाई आया, अप्रैल 2014 भिलाई अप डाउन करता था, 6-7 महीने अप डाउन किए। उसके बाद जो है लगातार चीज़ें अच्छी रही और आते ही 5 फ्रंट पेज बाईलाइन खबर मारी। मुझे याद है मुकेश सर यहाँ बैठे हुए हैं, उस समय सर रायगढ़ में थे और मैं भिलाई ज्वाइन किया। रायगढ़ में थे तो हमारी बातचीत भी होती थी उस समय। तो 5 लगातार मैंने बाईलाइन खबर मारी भास्कर ज्वाइन करते ही। तो एक पूरे प्रदेश में हड़कम मच गया कि यार एक नया रिपोर्टर कौन आ गया भिलाई में जो लगातार यशवंत साहू नाम से 5 बाईलाइन खबर चल रही है। क्योंकि मुझे पता था कि जाते ही आपको थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा। कहीं नई जगह जाते हो ना तो उससे पहले आपको तैयारी करके जानी पड़ती है, बैकअप प्लान लेके जाना पड़ता है कि आप वहाँ जाके करोगे क्या। तो इतनी प्रिपरेशन मेरी थी कि यार 5 स्टोरी ऐसी रखनी पड़ेगी। राजनांदगांव से मैंने तैयार कर लिया था कि प्रदेश स्तरीय कौन सी 5 खबर हो सकती है। तो उसमें एक स्टिंग ऑपरेशन भी था, जो रेलवे की जो बोगी होती है ना, गोंदिया से आप कभी सुबह सुबह लोकल ट्रेन में आओगे ना तो नींबू आते हैं, जाम आते हैं, बहुत सारे फल वगैरह आते हैं, नारियल वारियल भी आते हैं वहाँ से। तो नींबू वाले से ना आरपीएफ वाले पैसे लेते हैं। आपको पैसेंजर बोगी में वो सामान तो रखना नहीं है, 50 किलो ज़्यादा सामान रखना नहीं है, तो वो पैसेंजर वो बोगी में रख के इन लोग ना पैसे ले रहे थे। उसको भी मैंने शूट कर लिया, वो एक स्टोरी हो गई। उसके अलावा कुछ ऐसी स्टोरी थी जो माहौल बन गया, तो वो स्टोरी स्टिंग ऑपरेशन कर दिया मैंने। स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद जो है दोनों सस्पेंड हो गए भाई लोग, और दोनों सस्पेंड एकदम एजेड में थे। एक का रिटायरमेंट अगले महीने था और एक की बेटी की शादी थी दोनों के। अब स्टिंग ऑपरेशन हो गए, स्टिंग ऑपरेशन के बाद दोनों सस्पेंड भी हो गए। 2-3 बाद वो ऑफिस आए, बोले हम माफ़ी चाहते हैं, आप केस वापस ले लीजिए, मतलब कंप्लेंट वापस ले लीजिए, आपने जो खबर छापी है आपकी खबर के बाद हमारे खिलाफ में सस्पेंड हो गए और मुझे पीएफ वगैरह में इशू होगा और मेरी बेटी की शादी भी इशू हो जाएगा। तो भाई जिस दामाद का ससुर ही साला वो हो, क्या बोलते हैं आपका, भ्रष्ट आदमी हो, उससे कौन शादी करेगा, ये एक इशू हो गया। फिर संपादक ने कहा कि भैया तुम काम करो, यशवंत से बात करो। फिर उन लोग राजनांदगांव पहुँच गए, मेरे घर तक पहुँच गए कि आप अपने बेटे को समझाइए। मेरी मम्मी के पास मिलने चले गए। मेरी मम्मी ने कहा देख लो भाई, जो करना होगा कर लेना करके। तो फिर बाद में बोला कि ठीक है मैं कंप्लेंट वापस लेता हूँ, मैं इसमें कोई कार्रवाई आगे मैं नहीं चाहता हूँ, इनका जो भी है सेटलमेंट पीएफ वगैरह का हो जाए, बाकी और कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे अवसर हैं जो आपको एक पहचान देते हैं हरी स्टोरी। तो 14 तक ये सब चीज़ें ठीक ठाक रही। 15 में एक स्टार रिपोर्टर के तौर पे मुझे जाना गया भिलाई में कि यार एजुकेशन रिपोर्टर, और उस समय छात्र संघ चुनाव भी चालू हुआ था। काफ़ी लंबे 20 साल 30 साल बाद मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनाव हुए थे। और सेंट थॉमस कॉलेज, साइंस कॉलेज, कल्याण कॉलेज और जुनवानी महाविद्यालय, इन कॉलेजों का जलवा होता था छात्र संघ चुनाव में। आप लोग के सीनियर मुझे याद है प्रशम दत्ता, जानते हो आप लोग? प्रशम दत्ता वो आपके सीनियर होंगे, तो वो छात्र नेता थे उस समय। प्रशम दत्ता, गुरलीन हो गया, गुरलीन कभी कभी फ्रेशर पार्टी में आए होंगे आपके। हाँ, ये लोग सब उस समय छात्र नेता हुआ करते थे, इनकी स्टोरी कवर करने का मौका मिला। और भी बहुत सारे लोग थे। तो छात्र संघ चुनाव में ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा माहौल बनता है सेंट थॉमस कॉलेज में। यहाँ पे अलग ही टाइप का माहौल। तेरे नाम पिक्चर देखा आप लोगों ने, राधे मोहन वाला, तो वैसे ही एकदम माहौल। वो छात्र संघ चुनाव को पूरा कवर किया एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पे। चीज़ें आगे बढ़ती गई, सब कुछ ठीक ठाक रहा। मैं भास्कर में पहला ऐसा रिपोर्टर था जिसको हर साल 5 स्टार रेटिंग मिलती थी। सर ने बताया ना कि अप्रेजल होता है हर साल, मार्च अप्रैल में अप्रेजल होता है कि आपने साल भर क्या काम किया है, उस हिसाब से आपकी सैलरी और रेटिंग बढ़ाई जाती है। मैं M7 से लेकर M4 तक पहुँचा, यानी कि M4 यानी मैनेजर रैंक होता है। तो 14 ठीक ठाक रहा, 15 ठीक ठाक रहा, 16 17 ऐसे करके बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन की बहुत सारी स्टोरी की। 17 में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यार आपको सीनियर चीफ सब एडिटर बनाया जाएगा, मतलब सिटी चीफ बनाया जाएगा। मतलब भास्कर के 9 ऐसे रिपोर्टर को आपको लीड करना है। उसमें कई ऐसे रिपोर्टर थे, मेरी 91 डेट ऑफ बर्थ है, और ऐसे लोग थे उसमें कि 92 से जिन्होंने जर्नलिज्म शुरू किया है। सोचो जब हम पैदा हुए, जब हम 1 साल के थे, तब वो जर्नलिज्म शुरू कर चुके थे। उनके साथ काम करने का अवसर मिला, मतलब बहुत एक एज ग्रुप वाले थे। तो बड़ा टफ था कि यार मैं बहुत कल का बच्चा हूँ और ये तो जर्नलिज्म के पुरोधा हैं, इनके साथ कैसे काम करना है। तो एक समय ऐसा भी था कि विराट कोहली के अंडर में सचिन तेंदुलकर ने भी खेला है क्रिकेट। तो इस लाइन में अच्छी बात है कि जर्नलिज्म में ना कि आपके काम की बदौलत ना आपके अंदर टैलेंट है ना, तो घंटा कोई आपको रोक नहीं सकता। एकदम सीधी बता रहा हूँ, मतलब कोई दुनिया की कोई भी आ जाए, कोई भी ताकत आ जाए, आप काम बहुत अच्छा करोगे ना तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आपको बस मेहनत करनी है और अपना एफर्ट लगाना है। तो 2017-18 तक मैं एज ए सिटी चीफ था भास्कर, जो भिलाई ग्रुप भास्कर आप लोग पढ़ते हो, वो पेज निकालने का अवसर 4 साल तक मुझे मिला। और प्रेजेंटेशन, मतलब इस लाइन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस ये आते हैं कि आपको रोज़ पीपीटी बनानी है, आपको रोज़ प्लान करना है सुबह कि सुबह 10 बजे आपको एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हम लोग तय करते हैं,
ऑफिस में होता है ये जर्नलिस्ट, उसमें क्रिएटिव मीडिया के, चाहे भास्कर हो, चाहे नवभारत हो, चाहे नई दुनिया हो, नवभारत हो, रोज़ सुबह 10 बजे प्लान बनता है कि आज कौन रिपोर्टर क्या स्टोरी बनाएगा। तो हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं, या फिर आजकल तो डिजिटल बोर्ड का ज़माना आ गया, व्हाट्सअप का ज़माना आ गया, तो व्हाट्सअप में हम लोग रोज़ अपना शेड्यूल डालते थे कौन रिपोर्टर क्या बनाएगा। तो 11 से 12 बजे तक वो डिस्कशन होता था, 12 बजे सारे रिपोर्टर अपने फील्ड में निकल जाते थे, 4 बजे वापस आते थे। तो मेरा काम जो होता था सारे रिपोर्टर की मीटिंग लेना, मीटिंग लेने के बाद अपने बॉस को ऊपर मेल भेजना, मेल के थ्रू कि आज हम ये स्टोरी कर रहे हैं और ये फ्रंट पेज के लिए हम आपको स्टोरी भेजेंगे। ये पूरी प्लानिंग होती है। शाम को ये डिसाइड होता है कि दोबारा मीटिंग होती है कि जो सुबह तय किए थे वो स्टोरी का क्या हुआ। तो शाम को कुछ स्टोरी में डेवलपमेंट होता है कि सर वो स्टोरी नहीं बन पाई, वो स्टोरी फेल हो गई, नया स्टोरी जनरेट हो जाता है, क्योंकि रिपोर्टर फील्ड में गए रहे होते हैं, वो रिपोर्टर अपने फील्ड में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह जो होती है टेंटेटिव लाइन होती है कि हम इस थीम पर काम करेंगे। तो शाम को चीज़ें बहुत सारी बदल जाती थी, मतलब 70% 80% चीज़ें बदल जाती थी कि जो स्टोरी प्लान किए थे वो स्टोरी ऐसी नहीं है। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और भास्कर जैसे अखबार, जो बड़े अखबार होते हैं, आज जो बड़े अखबार स्थापित हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनके पास प्लान होता है कि चलिए हमारे पास ये लीड स्टोरी है, ये लीड स्टोरी अगर गिर गई तो दूसरी स्टोरी क्या बनाएंगे। तो उनके पास प्लान होता है, हर रिपोर्टर के पास एक लीड स्टोरी होती है। 9 रिपोर्टर काम करें तो 9 लीड स्टोरी भास्कर के पास रोज़ सुबह तय हो जाती है कि आपको स्टोरी क्या करनी है। तो किसी एक रिपोर्टर की स्टोरी गिर गई तो दूसरी स्टोरी बैकअप करते थे, बाकी पेजेस में चले जाते थे। तो ये प्लान होता था। उसके बाद सुबह शाम 8 बजे तक सारे रिपोर्टर अपनी खबर फाइल करते थे, और अब रिपोर्टर फाइल करने के बाद घर चले जाते थे। साहब तो सब एडिटर थे, तो जानते हैं कि सारे रिपोर्टरों की खबरें चेक करना वो सब एडिटर का काम होता है। सब एडिटर के बाद एक चीफ सब एडिटर होते हैं जो सारे खबरें को देखने के बाद पेज में लगवाते हैं। वो डिज़ाइनिंग पार्ट अलग होता है, पेज में लगाने वाला पार्ट अलग होता है। तो उसके बाद पेज में लगाने के बाद चीफ सब एडिटर का काम होता है कि उस पेज को चेक करना, कहीं कोई करेक्शन तो नहीं, क्या गलती है, कोई फोटो कैसे लगानी है, उस फोटो के नीचे कैप्शन क्या जाना है, लीड खबर की हेडिंग क्या होगी, ये सारा चीज़ ना खबर चेक करते करते सब समझ आ जाता है। सब कुछ ठीक ठाक था। 19 में मैंने अपना भिलाई टाइम्स की स्टार्ट कर ली थी, मतलब मैंने नहीं किया था, मेरी वाइफ और मेरे साले साहब ने इसकी शुरुआत करी थी। शिल्पी मेरी वाइफ है और जो है आदित्य घोष मेरे साले साहब हैं। तो इसकी भी कहानी बड़ा मज़ेदार है कि मेरी शादी कैसे हुई, लव स्टोरी इसमें है, और लव स्टोरी के बीच में काम भी इम्पॉर्टेंट था। ये बात सच है कि लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, तो शादी के बाद वाकई में बदल गया। मैं बहुत ज़्यादा निखरने लग गया शादी के बाद, ज़्यादा काम करने लग गया। जिस दिन मैं अपनी शादी किया उस दिन भी मैंने अपना स्टोरी फाइल की। IIT भिलाई की टीम आई थी जगह देखने के लिए, 2015 की बात है, जनवरी 2015 की बात है। मुझे याद है कि IIT भिलाई की टीम आई थी ज़मीन देखने के लिए। उस समय मैंने सुबह शेड्यूल में लिखवाया कि आज ये स्टोरी मैं करने वाला हूँ, और स्टोरी करने के लिए मैं निकल गया। मैं निकलना कहाँ, मैं तो अपने उसके घर चले गए, मैडम के घर चले गए बात करने के लिए, क्योंकि उसके घर में रिश्ते की बात चल रही थी, शादी करने वाली बात चल रही थी। मैं उनके घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद जो है उनको बताया कि भाई हम लोग पसंद करते हैं, दूसरे को शादी करना चाहते हैं। तो तत्काल उनकी जो बुआ थी वो तत्काल बोली कि आप इनको तत्काल लेके चले जाओ यहाँ से, मुंह मत दिखाना हंस करके। अब मैं तो स्टोरी करने गया था, कहाँ से लड़की लेके आ गए, भाग के आ गया। अपने घर में फ़ोन लगाया मैं कि मम्मी मैं शादी कर लिया, मतलब झूठ बोला मैं, शादी कर लिया करके। तो घर वाले एकदम शॉक हो गए कि यार की कैसे, क्या बात होगी, तो स्टोरी करने राजनांदगांव से भिलाई करने के। तो उस समय अप डाउन करता था मैं राजनांदगांव से भिलाई। तो घर वाले समझ नहीं पाए चीज़ों को। उसके बाद अब क्या करें, लड़की तो साथ में मेरे, कहाँ लेके जाऊँ, तो अपने बॉस के घर गया, संपादक के घर गया। एक दिन हम लोग संपादक के घर में रहे और मैडम को वहाँ संपादक के घर छोड़ा, फिर अपने ऑफिस गया, ऑफिस जाके स्टोरी फाइल किया। स्टोरी फाइल करने के बाद जिस दिन मेरी शादी थी 15 जनवरी 2015 को, उस दिन भी मैंने शाम को आके स्टोरी लिखी। 7 फेरे लिए, 7 फेरे लेने के बाद अपने नानी के घर गया, वहाँ मैडम को रखा। मैडम को रखने के बाद फिर अपने ऑफिस आया, मेहंदी वेहंदी लगी हुई बढ़िया, मोटी मोटी लगी थी, टीका लगा हुआ था, कपड़ा बस चेंज करके जो शादी वाला गेटअप था उस शादी वाले गेटअप से निकल के मैं अपने ऑफिस गया। ऑफिस आने के बाद स्टोरी फाइल किया, क्योंकि काम भी महत्वपूर्ण था, उस स्टोरी को मैं ही कवर करता IIT भिलाई का, तो इसलिए मैंने ही कवर किया। तो शादी वाले दिन क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, स्टोरी फाइल की, और उस दिन ये तय हुआ था कि IIT भिलाई जो है कुटेला फाटा में खुलेगा। ये अपने आप में बड़ी ब्रेकिंग लाइन थी। और उसके बाद ये तक स्पष्ट था कि देखो, जो आदमी कभी घर में आलू प्याज लेके नहीं आया, आटा लेके नहीं आया, उसके बाद शादी के बाद आपको एकदम से मतलब दुनिया चेंज हो गई, पूरी लाइफ चेंज हो गई कि अब रहना भी है, कब तक अपने नानी के घर रहेंगे, कब तक मामा के घर रहेंगे। एक सप्ताह बाद हमने घर शिफ्ट कर लिया कि भैया हम अपनी जगह पे रहेंगे। तो स्मृति नगर में मैं रहा। उस समय मेरी सैलरी 10,500 रुपये कैश इन हैंड आती थी, मतलब हाथ में आती थी कट पिट के। तो उस सैलरी स्लिप में, उस सैलरी मोड में आपको घर भी चलाना है और आपकी पेट्रोल में, गाड़ी में पेट्रोल भी डलाना है। तो 6,500 रुपये का मैंने, 4,500 का मैंने एक घर लिया रेंट पे स्मृति नगर में। 1 साल वहाँ पे रहे, और उसी साल मेरे ऊपर एक हमला भी हो गया था। मतलब ये अब सर फटा है मेरा, अभी भी रॉड लगे, उसमें वो लगे हुए हैं, टाँका लगे हुए हैं, और यहाँ पे रॉड लगा हुआ है। हमला हो गया था। हमला जो है
यूँ कहें तो स्टोरी के संबंध में भी था और कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी थे उनको। तो एक शादी कार्यक्रम में पूरे लोग घेर के मुझे ताबड़तोड़ मारे थे। 28 अप्रैल 2015 की बात है ये, शादी के कुछ महीने बाद ये सब कांड हो गया था। अब ये भी चैलेंजिंग था, हाथ टूट गया था, नई शादी किया था और घर से दूर, वो भी राजनांदगांव से दूर में शिफ्ट हो चुका था भिलाई में। अब कैसे करें ज़िंदगी? तो उस समय मेरी वाइफ ने बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि हर सक्सेसमैन के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, इसमें एकदम सही बात है, कहीं कोई शक नहीं है। मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। तो 1 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे था। बेड रेस्ट होने के बाद ऐसे टूटे हुए हाथ लेके मैं गाड़ी चला नहीं सकता था। तो स्पीति नगर से सुपेला ऑफिस आने तक का मतलब वो दौर एक मेरा बड़ा गजब का था कि हाथ मतलब 45 दिन तक पट्टी को वो निकालना नहीं था, रॉड को वो निकालना था, तो अपने प्लास्टर जो था, प्लास्टर लगे लगे मैं ऐसे खड़े होता था, लिफ्ट में होता था, भैया आगे जाना है सुपेला तक। तो ऐसे कई सारे दोस्त बन गए लिफ्ट लेते लेते कि मुझे कि आज भी वो संपर्क में है। वो लिफ्ट देते थे, मेरा हाथ टूटा, वो हाथ देख के बेचारे का हाथ टूटा है यार, इसको लिफ्ट दे देते हैं। तो वैसा लिफ्ट लेके घर जाता था, घर से ऑफिस जाता था और ऑफिस जाके ऐसे करके खबर लिखता था मैं टाइप करके। तो वो भी एक चैलेंजिंग था, मुझे अच्छे से याद है कि ऐसे ये वाली उंगली बहुत ज़्यादा दर्द देती थी। तो वो 1 महीने जैसे तैसे करके निकल गए। उसके बाद पट्टी खुल गई, पट्टी खुलने के बाद धीरे धीरे गाड़ी चालू किया, गाड़ी चलाना शुरू किया, तो चीज़ें ठीक हो गई। और इस बीच में बहुत सारे चैलेंजिंग है, मतलब आपको स्टोरी करने के दौरान आप सुबह जब घर से निकलते हैं ना, तो आपको खाना खाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बता दूँ, ये आप लोग अपने कभी आप लोग पत्रकार बनेंगे ना, तो आप लोग ये अपने उसमें बांध के रख लेना, गार्ड बांध रख लेना कि आपको सुबह खाना खा के निकलना चाहिए घर से, क्योंकि आपको पता नहीं रास्ते में ऐसे कई सारी ऐसी स्टोरी मिलेगी जिसके साथ आपको टाइम ना मिले, नाश्ता करने का भी टाइम ना मिले। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए कि एक टाइम था कि मैं ब्रश भी नहीं किया था। सुबह 4 बजे हम लोग स्टोरी करने निकल गए थे, 4 अमा आरटीओ के स्टिंग। आरटीओ में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, आज भी होता है और आगे भी होते रहेगा, कहीं कोई शक नहीं, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे वो नितिन गडकरी हो चाहे मोदी जी हो। नितिन गडकरी ने एक लाइन कही थी, आप लोग को स्टोरी आइडिया कहाँ से आना चाहिए वो भी आपको बता रहा हूँ मैं। नितिन गडकरी ने एक लाइन कही थी जब वो नए नए मंत्री बने थे, 15 केंद्रीय परिवहन मंत्री बने थे, मोदी जी की सरकार आई। उन्होंने कहा था कि आरटीओ में लक्ष्मी दर्शन बंद होना चाहिए। उन्होंने एक बयान दिया था, लक्ष्मी दर्शन बंद होना चाहिए। लक्ष्मी दर्शन आप समझ गए, पैसा देके काम कराने वाला लक्ष्मी दर्शन। हमने उस लाइन को पकड़ लिया कि यार आरटीओ में लक्ष्मी दर्शन क्या चीज़ है। तो हमने स्टिंग ऑपरेशन किया कि जितने भी चेक पोस्ट होते हैं ना, गाड़ी पास कराने के नाम पे एक टोकन बढ़ता है, टोकन, और उसे टोकन ही कहा जाता है। अलग अलग टोकन जनरेट होते हैं, आप टोकन को आरटीओ अधिकारी दिखा दोगे तो आपको गाड़ी पास होता है, क्योंकि इस टोकन को खरीदने पड़ते हैं। 4000 के टोकन, 5000 के टोकन, 10,000 तक के टोकन मिलते हैं। जो इंटर स्टेट की जो गाड़ी होती है, चाहे आंध्र प्रदेश की गाड़ी हो चाहे महाराष्ट्र की गाड़ी हो, उन गाड़ियों को टोकन जनरेट होता है, आज भी होता है। वो टोकन मिलता है ढाबा वालों के पास में। आरटीओ ने बाकायदा सिस्टम सेट कर रखा है कि ढाबा वालों को बता दिए हैं कि भैया हम ये टोकन आपको दे रहे हैं, इसके बदले में आपको 4000 बेचना है गाड़ी वालों को। और ट्रक वालों को पता होता था कि वो आरटीओ से टोकन, वो ढाबा से टोकन मिल जाएगा। तो इस जो स्कैम था इसको हमने एक्सपोज किया था 2015-16 में कि प्रदेश भर के जितने भी आरटीओ, तो भिलाई से इसकी प्लानिंग हुई थी, इसका लीड मैंने किया था। सुबह 4 बजे के आसपास मैं और मेरे कोमल वर्मा साथी थे, हम दोनों निकल गए थे स्टोरी करने के लिए चारामा बॉर्डर पे। सुबह 4 बजे निकले, ब्रश ढंग से करने का मौका नहीं मिला क्योंकि टाइमिंग जल्दी थी, जाना था 3 घंटे। हम सुबह 7 बजे पहुंच गए वहाँ पे। पहुंचने के बाद उस समय मोबाइल भी उतना अच्छा नहीं था, तो हमने जो आपका कैमरा होता है उस कैमरे से हमने वीडियो शूट किया। और वीडियो शूट करते करते हम पकड़े गए 9 बजे, आरटीओ वाले हमको पकड़ लिए। और पकड़ने के बाद चूँकि कैमरा को अंदर डाल दिया भाई साहब ने, और 10 मिनट वो निकल गए, आगे रवाना हो गए, मैं अकेला छूट गया वहाँ पे। तो अकेला छूट गया, बहाना करना था, आरटीओ वाले से बचना है अपने को, कैसे बचे वहाँ पे। तो एक पत्रकार को ना खुरापाती दिमाग वाला बहुत जरूरी होना चाहिए, मतलब जो ज़्यादा खुरापाती होगा ना वो बहुत अच्छा पत्रकार बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बैक बेंचर्स वाले बहुत ज़्यादा समझेंगे, जो पीछे बैठते हैं, जो दिन भर शैतानी करते हैं, जो पीछे दिन भर बैठ के कुछ भी लिखते हैं, वो बैक बेंचर्स जो हैं अच्छे पत्रकार बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि इस लाइन में आप आईएमसी से पढ़ के आ जाओ या फिर माखालाल से पढ़ के आ जाओ, चाहे केटीयू से पढ़ के आ जाओ, टॉपर बच्चे होंगे ना वो थोड़े से एवरेज रहते हैं, लेकिन जो खुरापाती वाले जो दिमाग रहता है जिनका, वो ज़्यादा अच्छे पत्रकार बनते हैं। अब उस समय मेरे पास चैलेंजिंग था उस आरटीओ अधिकारी से बच के निकलने का। तो मैं वहाँ से क्या बताता, तो सब मैं बोला कि साहब मुझे कांकेर जाना है, शादी में जाना है, और अपना गेटअप जानबूझ के एकदम घटिया टाइप का रखा था, चप्पल पहना हुआ था और पैंट पहना हुआ था, और शर्ट को मैंने इंक किया था, उसको निकाल दिया और ऐसे करके मोड़ मार के ऐसे खड़े हो गए एकदम देहाती स्टाइल में, और बाल वाल को इधर उधर करके थोड़ा सा लगे कि यार वाकई में आदमी देहाती आदमी है जिसको गाँव जाना है, शादी में जाना है। सर मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ और बस अभी तक आई नहीं है। तो बोले बहुत सारी बस गई, तुम्हारे गाँव जाने के लिए नहीं मिली बस। बोले सर नहीं मिली, जो गाँव जाती है बस नहीं मिली। अब गाँव का नाम भी नहीं मालूम, क्या गाँव बोलूँ मैं, कांकेर के आगे गाँव, सर क्या गाँव बताओ। बोले सर वो याद भी, मतलब थोड़ा सा घुमाना लगा, मतलब कुछ भी अजीब टाइप का गाँव नाम लिया, लोहंडी गुंडा कुछ बोल दिया, ठीक है चलो जाओ ऐसे करके। तो मेरे को जैसे तैसे करके वहाँ छोड़ा और 1 किलोमीटर दूर जाके मेरे साथी जहाँ इंतजार करता वहाँ पे रुका, वापस हम लोग आए, गाड़ी वापस उठाया जैसे तैसे करके और भागे।
और शाम को 7 बजे हम लोग ऑफिस पहुँचे भिलाई के सुपीला ऑफिस में। ऑफिस पहुँचते ही उस दिन भी सुबह से कुछ खाया नहीं थे, ब्रश भी नहीं किए थे, बस वो मेरे साथी जो तो सिगरेट विगरेट पीते थे, तो मैं वो सिगरेट पीते थे, मैं कुछ खा लेता था। तो हम लोग शाम को 7 बजे ऑफिस आए। ऑफिस आने के बाद स्टोरी फाइल की और अगले दिन जो स्टोरी छपी, जो प्रदेश भर में छपी, आरटीओ में बिग भ्रष्टाचार और लक्ष्मी दर्शन करके हमने स्टोरी की। और प्रदेश भर के जो रिपोर्टर थे जिन्होंने कवर किया, कुछ रिपोर्टर कवर कर पाए, कुछ रिपोर्टर कवर नहीं कर पाए। तो सबसे पहला नाम था यशवंत साहू कोमल वर्मा का, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा रिस्की जोन में जाके स्टोरी की थी और उस स्टोरी की चर्चा पूरे प्रदेश भर में हुई। और राजेश उपाध्याय सर जो मनोज सर की जिनकी ज्वाइनिंग की थी, मेरी भी ज्वाइनिंग उन्होंने कराई थी। राजेश उपाध्याय सर थे इस समय स्टेट हेड भास्कर के, उन्होंने इसको एग्जीक्यूट कराया। तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, बहुत सारे चैलेंजिंग पार्ट आते हैं जो आपको इस जर्नलिज्म में आप सोचे भी नहीं होंगे कि यार ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी। और जर्नलिज्म में एक चीज़ अच्छी बात है कि रोज़ नया आपको सोचना पड़ेगा, रोज़ नया चीज़ मिलता है। आप सोचेंगे ना रोज़ निगम जाऊँगा, निगम में जाकर फलाना बाबू के पास बैठूंगा, फलाना बाबू के पास बैठने के बाद कंटेंट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप तो रोज़ नई चीज़ें लेके सोचो कि यार नया क्या करें। तो एक प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जो न्यू मीडिया के जो चैलेंजिंग है, और अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ क्योंकि पता नहीं बहुत सारी इधर उधर की बातें हम कहाँ पहुँच गए। न्यू मीडिया मतलब हम ये चीज़ें को 2017 में भाप चुके थे कि अखबार लोग कम पढ़ेंगे। 2017 में ये बड़े बड़े अखबार वाले चीज़ को महसूस कर चुके थे कि लोग जो है आज की युवा पीढ़ी अखबार नहीं पढ़ने वाली है। तो 17 में ये प्लान किया गया कि आखिर क्या करें। तो भास्कर ने इसका बीड़ा उठाया था। भास्कर का दैनिक भास्कर का स्कूल है भोपाल में, हर साल अपने रिपोर्टरों को, अपने संपादकों को हर 3 महीने वो बुलाते ही हैं। हर 3 महीने में तो ट्रेनिंग करने का मौका मिलता, सबको मिलता है। तो मुझे भी एक मौका मिला और उसमें सुधीर अग्रवाल, गिरीश अग्रवाल, आप लोग नाम सुने होंगे, देखे होंगे, भास्कर ग्रुप के मालिक हैं। रमेश चंद्र अग्रवाल जी ने इसकी शुरुआत की दैनिक भास्कर की, क्योंकि 10 साल में सबसे लंबा टेन्योर रहा भास्कर। तो भास्कर की ज़्यादा बातें कर रहा हूँ क्योंकि भास्कर जैसे लीडिंग अखबार से बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो आदमी भास्कर जैसे अखबार में काम कर लिया वो दुनिया के किसी भी अखबार में, किसी भी मीडिया हाउस में काम कर सकता है। उसे सब कुछ आता है, उसे पॉलिटिक्स भी आ जाता है। पॉलिटिक्स मतलब इन हाउस पॉलिटिक्स होता है ना, कि लोग वो करने वाला, शिकायत करते हैं, कोई आपस में चुगली करते हैं, वो सब आप सीख जाओगे, सब जगह सीख जाओगे। तो भास्कर स्कूल में ये चीज़ को 2017 में गिरीश जी ने कह दिया था कि आने वाला समय प्रिंट मीडिया के लिए बहुत चैलेंज होने वाला है, क्योंकि लोग जो है अखबार पढ़ना बंद करने वाले हैं। और वो धीरे धीरे 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 ऐसे समय आया कोविड का, कोरोना काल का, कि लोग अखबार पढ़ना बंद कर दिए। जब लोग अपनी विज्ञप्ति भेजते थे, जब चूँकि मैं सिटी चिप था तो लोग संपर्क होते गए, नेटवर्क बनते गए, तो फिर विज्ञप्ति भेजते थे अपनी प्रेस रिलीज़ कि हमने फलाना कार्यक्रम किया, आप ये विज्ञप्ति लगा दीजिए। तो लोग विज्ञप्ति लगा देते। विज्ञप्ति लगाने के बाद ना शाम को फिर अगली सुबह वही बोलते थे, भैया विज्ञप्ति लगी क्या? बोले यार अखबार नहीं पढ़े क्या? रिप्लाई करता था, अखबार नहीं पढ़े क्या? तो भैया अखबार आज देख नहीं पाया। ऐसे ना संख्या बढ़ती गई धीरे धीरे। लोग अपनी विज्ञप्ति भेजते हैं, वो अपनी विज्ञप्ति नहीं पढ़ते कि अखबार पढ़ें, आज छपा है कि नहीं छपा है। तो ये संख्या बढ़ती गई धीरे धीरे। फिर 19 में, 20 में तो बहुत ज़्यादा हुआ। एकदम से जो भास्कर की जो किसी सेंटर की बात में एग्जाम्पल के तौर पे किसी समय में 40,000 कॉपी हुआ करती थी, वो कॉपी महज 20-22 हज़ार में कम सिमट के रह गई। और आज भी शायद मुझे लगता है कि वो कॉपी 20-22 हज़ार से 25 हज़ार तक गई होगी, ज़्यादा नहीं गई होगी। रोज़ अखबार पढ़ने बंद करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। समय था कि अखबार, नए जो यूज़र होते हैं अखबार पढ़ने वाले, उनकी संख्या बढ़ती थी, अब उल्टा हो गया है, अखबार नहीं पढ़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये मैं 19 में भाप चुका था कि यार लोग अखबार नहीं पढ़ रहे। तो हमने भिलाई टाइम्स की शुरुआत की, मेरी वाइफ और मेरे साले साहब ने। तो मैं चूँकि भास्कर में था तो ऑन ढंग से आ नहीं सकता था सामने, तो मैं बैकग्राउंड में, मतलब पर्दे के पीछे रह के उनको मदद करता था। और 19 हो गया, 20 हो गया, कोरोना काल में हम लोग को बहुत मौका, मतलब एक कहा जाए कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कोरोना काल, कि लोग अखबार पढ़ना बंद कर देते थे। उस समय लोग व्हाट्सअप पे भिलाई टाइम्स की खबर पढ़ते थे। अब भिलाई टाइम्स की खबर वो सब खबरें जो यूटिलिटी, जो आपकी ज़िंदगी से, जो भास्कर में क्लाइंट कहा जाता है, केंद्र में पाठक, आपकी हर खबर को केंद्र में पाठक समझ के लिखिए। मतलब आपकी खबर को यशवंत साहू और मनोज सर और खुशवंत ना पढ़े, उसे हर आदमी पढ़े। पाठक की ज़िंदगी का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। तो उसको बताना पड़ेगा कि भैया कल सुबह जो है सुपेला चौक में ट्रैफिक जाम रहेगा, तो आप सुपेला चौक से ना होके जाइए, आप सेंट्रल गैरेज रोड ले लीजिए या फिर सेंट्रल एवेन्यू ले लीजिए, आपको जाम से राहत मिलेगा। तो अब आदमी जब अखबार उठाता है ना, तो इस चीज़ देखना चाहता है कि यार मेरे काम की खबर क्या है। तो लोगों के दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपके काम की खबर क्या है, इस बेस को हिसाब बनाते हुए आपको खबर करनी है। तो 20-21 में हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरी की जिसमें भिलाई टाइम्स को लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया। लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन की खबर ब्रेक करते थे, सिर्फ भिलाई टाइम्स की खबर होती है कि लॉकडाउन फलाना तारीख होगा। दुर्ग में लॉकडाउन कब से लगेगा, तो वो लॉकडाउन की खबरें हम ब्रेक करते थे। ये दुकानें बंद रहेंगी, ये दुकानें खुलेंगी, अनलॉक लॉक बहुत लगातार हो रहा था।
कोरोना के केस मिलते थे, लोग जानना चाहते थे कि मेरे इलाके में कोरोना तो नहीं है, तो कोरोना की खबरें हमने बहुत सारी की। 2021 में एक समय ऐसा है, फिर उसके लगा कि यार अब अखबार से अब वो करना चाहिए, तो 20 जनवरी 2021 को मैंने रेजिग्नेशन डाला कि अब मैं भास्कर के साथ आगे काम नहीं कर पाऊँगा। 10 साल मैंने काम किया और अपना खुद का नया शुरू करना चाहता हूँ, अपने स्टार्टअप करना चाहता हूँ। ऐसा करके अपने बॉस को लेटर लिखा, बॉस ने भी इस चीज़ को स्वीकारा कि ठीक है, तुम खुद का कुछ करना चाहते हो और मेन स्ट्रीम मीडिया लाइन से हट के करना चाहते हो तो कर लो करके। लेकिन कई ऐसे साथी थे जिन्होंने कहा कि तुम खत्म हो जाओगे। ये इन लोगों की धारणा थी कि जो भास्कर से निकल के जो बाहर गया है वो आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया है। वो कुछ महीने उसके बाद चर्चा होती थी कि तो ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग था यार कि इनको मुँह से जवाब देना काम से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया, क्योंकि मैनेजर रैंक वालों को 3 महीने नोटिस पीरियड देना पड़ता है। मतलब 20 जनवरी से लेकर आपका नोटिस जो है मार्च अप्रैल तक गया। 3 महीने आपको सैलरी नहीं मिली, सैलरी बाद में एक मुश्त मिलती थी। तो ये भी एक चैलेंज था कि आपको 3 महीने बिना सैलरी निकालना है, भिलाई टाइम्स का आपको स्टैंड भी करना है और उस बीच में आपको काम भी करना है। जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन डाला उस दिन मैंने फ्रंट पेज स्टोरी की थी, वो मेरी आखिरी स्टोरी थी, धमधा का टमाटर वाली स्टोरी। टमाटर इतने जो है महंगा क्यों हो गया और टमाटर को लोग फेंक रहे थे, वो स्टोरी कही थी ओवरऑल देश भर में। तो वो स्टोरी मेरी आखिरी स्टोरी थी। उसके बाद रूटीन में ऐसी बेमन से काम करना था कि अब भास्कर छोड़ना है, अपना भिलाई टाइम्स को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर काम करता था। तो अप्रैल जब लॉकडाउन लगा 21 में, 15 दिन वाला लॉकडाउन 6 अप्रैल से लगा, 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कुछ समथिंग डेट था। तो 6 अप्रैल को मैंने पहली बार 10 साल जो टाइपिंग करते थे प्रिंट मीडिया में, उस प्रिंट मीडिया से हट के मैंने सस्ता वाला माइक लिया। माइक लेने के बाद एक बहुत सस्ता वाला ओप्पो का फ़ोन था, उस ओप्पो के फ़ोन से पहला वीडियो शूट किया अंजोरा बाईपास में, चूँकि राजनांदगांव और दुर्ग जिले का बॉर्डर था वो। तो वो बोर तो नहीं लगना फोटो, क्योंकि हर चीज़ में एक लर्निंग है, हर चीज़ में एक सबक है, उसमें आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है आगे, क्योंकि सब काम आप लोगों को कभी ना कभी फेस करोगे। वो चीज़ों में अब जो ओरिजिनल चीज़ें वही बता रहा हूँ। तो उस दिन मैंने पहली स्टोरी की उसकी कि जो है लॉकडाउन लग चुका है और लॉकडाउन लगने के बाद अंजोरा बॉर्डर में क्या हालात हैं। तो टूटी फूटी करके, मतलब बहुत हिम्मत करके मैंने माइक पकड़ा। माइक पकड़ने के बाद 2-3 मिनट का वीडियो बनाया और 2-3 मिनट की वीडियो को हम लोग यूट्यूब पर पहला वीडियो डाले। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि यूट्यूब पे थंबनेल भी जैसी कुछ चीज़ होती है जो बनती है, कैसे बनाई जाती, थंबनेल नहीं बनाना आता था। तो मेरी वाइफ को मैंने वीडियो दिया कि मैडम ये वीडियो रखो यार। तो कट पीट था भी, थोड़ा बहुत काटना पीटना जानते थे हम लोग, तो काट पीट के मैडम ने वीडियो अपलोड कर दिया विदाउट थंबनेल। बस टाइटल हमने लिखा कि लॉकडाउन के बाद जो है बॉर्डर पे कैसे हालात करके, वो हमने स्टोरी डाल दी, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। 121 व्यू आया था पहले दिन की वीडियो में। उससे पहले भी हम लोग कुछ भी ऐसे डालते थे, मतलब उठा के कुछ भी डाल दिया, सांप निकल गया, वो निकल गया, ऐसे करके व्यू आ जाएगा करके। तो वो पहली स्टोरी थी, उसमें 121 व्यू आए एक दिन में। उसके बाद वो स्टोरी बढ़ती गई। फिर उसके बाद रजिस्ट्री दफ्तर की स्टोरी की। रजिस्ट्री दफ्तर में जो रजिस्ट्री होता है ना, जो ज़मीन की रजिस्ट्री करते हैं, वहाँ पे कम से कम 7 लोग कोविड पॉजिटिव आ गए थे। तो उसकी स्टोरी की, ऐसे करके स्टोरी करते गए, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए। लोगों को लगा कि यार कोई भिलाई की न्यूज़ देने वाला कोई यूट्यूब चैनल आया है। तो सब्सक्राइबर बढ़ते गए और हम 3 लोग शुरू किए थे अपने घर से, रिसाली, मेरा घर है रिसाली सेक्टर में। तो हम 3 लोग शुरू किए। वो जो कारवा था वो धीरे धीरे बढ़ते गया। 22 में हमारे साथ एक साथी ज्वाइन हुए। 22 से लेकर हम 22 के कुछ महीने बाद हम 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। 1 साल में लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, बहुत कम टाइम में। 1 लाख से 2 लाख होने में टाइम नहीं लगा, 2 लाख से 3 लाख होने में और टाइम नहीं लगा। उसके बाद जब हम 2 लाख सब्सक्राइबर पे थे तो IPS अभिषेक पल्लव जी की दुर्ग पोस्टिंग हुई। IPS अभिषेक पल्लव जी मुझे लगता है कि हर कोई जानते होंगे। तो IPS अभिषेक पल्लव सर की जो स्टोरी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टोरी थी। तो हम लोग पहला वीडियो जो था भिलाई टाइम्स में डाला था IPS अभिषेक पल्लव सर का वीडियो। और उसके बाद जो है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव करना शुरू किया, 2-3 वीडियो डाले। बाकी लोगों को ये लगने लगा कि यार हाँ यार, अभिषेक पल्लव सर की वीडियो में व्यूज़ आते हैं। हमारा वीडियो लाखों में एक दिन में चले गए थे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अभिषेक पल्लव सर ने, मुझे लगता है कि 2.25 लाख से लेकर 5 लाख करने में बहुत बड़ी मदद की उन्होंने। मतलब ये हमें 6-7 महीने में 2-3 लाख सब्सक्राइबर वो देखे गए। 2-3 लाख सब्सक्राइबर ऐसे, मतलब हमारे पास पहले से सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो सब्सक्राइबर जो है देश भर के सब्सक्राइबर हो गए, प्रदेश भर के सब्सक्राइबर हो गए। आज ये स्थिति है कि मैं अभी बस्तर गया था, बस्तर में भी जब ढोलकल की पहाड़ी चढ़ा था, तो ढोलकल की पहाड़ी चढ़ने वालों में भैया भिलाई टाइम्स वाले, भाई 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 ऐसे करके आगे चलना पड़ता था। तो आप भाजी बेचने वाली एक महिला से लेकर जो है एक बड़ा उद्योगपति, जो BSB के आप जानते होंगे, BSB के विजय गुप्ता जी को जानते होंगे, बहुत बड़े वो है, उद्योगपति है, वो आदमी आपको जान रही है, आपने बड़े आप में बड़ी बात थी। तो ऐसे करके कारवा बढ़ते गया धीरे धीरे। और 21 में हम लोग ठीक ठाक शुरू किए, 21 से लेकर 22-23, और हम लोग 22 एंड में पहला ऑफिस डाले सुपेला में। भिलाई टाइम्स का पहला दफ्तर खुला सुपेला में, छोटा सा ऑफिस है। 6 महीने उस ऑफिस को हमको बंद करना पड़ा, क्योंकि वो ऑफिस हम लोग को बहुत कम स्पेस पड़ रहा था। फिर हम शहर के सबसे प्राइम लोकेशन जो है आपका, उसमें जुनवानी मॉल के सामने कारावास, आप लोग गए होंगे, कारावास के ठीक ऊपर में भिलाई टाइम्स का ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पे 850 स्क्वायर फीट में जगह है। वो ऑफिस हमने डेवलप किया धीरे धीरे।
ऑफिस डेवलप किए, तो फिर अभी ये स्थिति कि 7-8 लोग की टीम है हम लोग के पास में। उसमें 4 रिपोर्टर हैं, एक एडिटर है और 1-2 साथी डेस्क में है। तो जो पहले दिन से मेरी वाइफ साथ में थी वो आज भी मेरे साथ में है, मेरे साले साहब जो साथ में थे वो आज भी साथ में है। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और एवरेज एज बात करोगे भिलाई टाइम्स में तो सबसे ज़्यादा एजेड वाला आदमी मैं ही हूँ, 31 साल का। बाकी मेरे यहाँ 2003 में पैदा हुआ बच्चा भी है, मतलब बच्चा नहीं बोलना चाहिए, वो बीजेएमसी करके आया हुआ लड़का वो भी है। खुशवंत जो पीछे आप देख पा रहे हो वीडियो शूट कर रहे हैं, वो भी सन 2000 पैदाइश वाला लड़का है। तो हमारे यहाँ एकदम जो नए लड़के जो आए, चाहे वो आप लोग जर्नलिज्म करने के बाद जो आए, 1 साल 6 महीने में वो इतना ट्रेंड हो गया कि वो यशवंत साहू को रिप्लेस कर सकता है। इतना उनके चेहरे बन गए हैं कि वो यशवंत साहू की जगह स्टोरी करने उस स्टोरी पे जा सकता है। तो पॉलिटिकल मेरा फेवरेट बीट रहा है, पॉलिटिकल स्टोरीज़ करना। नगर निगम चुनाव में हम लोग बहुत काम किए, चाहे भिलाई निगम का हो, चाहे रिसाली निगम का हो, वार्ड गए। हमको सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाना है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करते रहे। मतलब ये कि आपके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे देखें, तो आपके नॉलेज में चीज़ें रहनी चाहिए। चाहे आप लोग कभी प्रिंट मीडिया में जाओगे या फिर कभी यूट्यूब पे जाओगे, कभी टीवी जर्नलिज्म में जाओगे, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आप लोग का फेस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कौन दिखे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टोरी आपको करनी चाहिए। जहाँ 100 लोग दिखे, जहाँ 50 लोग दिखे, हर वो चीज़ स्टोरी है जिसको आपको करना चाहिए, क्योंकि वो 100 लोग, वो 50 लोग आपको देखेंगे, वो लोग आपको सुनेंगे, ताकि आपकी पहचान बने। मार्केट में सबसे बड़ी बात होती है कि लोग ये भी सवाल करते हैं कि यार आप लोगों को खबर कैसे पता चलती है। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि खबर कैसे पता चलती है। तो जो धीरे धीरे करके आप नेटवर्क बनाते हो, आप जहाँ भी जाओ अपना नंबर ले लो, नंबर दे दो और उससे नंबर ले लो, उससे प्रॉपर टच में भी रहो। भैया कुछ खबर हो तो बता देना, कोई एक्सीडेंट हो तो बता देना, कहीं कुछ हो जाए तो बता देना। तो अभी मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, पता नहीं वो देखो कभी भी काट रहा है फ़ोन वो। मेरे पास दिन भर ना ऐसे 200-300 फ़ोन आते हैं। उसमें चाहे किसी की पत्नी भाग गई हो, उससे भी फ़ोन भी आते हैं। रोज़ ऐसे फ़ोन आते हैं ना, भैया मेरी पत्नी भाग गई है, मेरी बहन ऐसी हो गई है, वो हो गई है, मेरे वार्ड में कीचड़ है, नाली, मतलब सड़ा से सड़ा समस्या लोग यशवंत साहू को बताने में लगे रहते हैं। मैं सबका कॉल अटेंड करता हूँ और कई बार ऐसी स्टोरी होती है जिसको मैं अपने साथियों को फॉरवर्ड करता हूँ, देख लेना यार, चले जाना यार, उसको बना लेना, कवर कर लेना। तो लोगों का भरोसा है, लोग भरोसा करते हैं भिलाई टाइम्स पे, लोग भरोसा करते हैं यशवंत साहू उनकी टीम पे, तो लोग फ़ोन करते हैं क्योंकि उनका काम होता भी है। तो ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। तो आज की तारीख में जर्नलिज्म में सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है कि सही कंटेंट क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक से बढ़कर एक चीज़ें वायरल होती है। मतलब आप कहीं का दिखा देते हैं, बताते कि इटावा और होशंगाबाद के बीच में बड़ा रेल हादसा हो गया। वो रेल हादसा कब का था पता नहीं, आज भी कहीं ना कहीं वायरल होता है कि ट्रेन एक्सीडेंट की फ़ोटो रहती है, एक्सीडेंट की फ़ोटो के नीचे लिखा रहता है कि यहाँ फलाना हादसा हो गया। सिर्फ इटावा होशंगाबाद की जगह चेंज होते जाते हैं, इलाकों के नाम बदले जाते हैं और लोग उसको वायरल करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपके सामने कि उस खबर को आपको क्रॉस चेक करना है कि अगर आपकी दुर्ग भिलाई में अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो उसको कैसे क्रॉस करोगे। तो हर इलाके में हर थाना क्षेत्र होता है। आप सुपेला में एक्सीडेंट हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि सुपेला किसके अंडर में आता है, कौन से थाना क्षेत्र में आता है। तो आप सुपेला थाना में क्रॉस चेक करिए, एडिशनल एसपी को फ़ोन लगाइए, सीएसपी साहब को फ़ोन लगाइए, एसपी साहब को फ़ोन लगा, अगर कोई बड़ा मामला हो गया एसपी साहब को फ़ोन लगाइए। तो ये चैलेंजिंग है कि आज की तारीख में सही कंटेंट होना, क्रॉस चेक कैसे करें, तो ये बड़ा चैलेंजिंग है। इसके अलावा और भी मुझे लगता है कि सब धीरे धीरे जब आप लोग ग्राउंड पे आएंगे, जब आप लोग मेन जर्नल, अभी आप लोग कौन सी क्लास वाले हैं, फर्स्ट ईयर है क्या, तीनों साल वाले बैठे ना, तो उसमें आप लोग को फाइनल वालों को समझ आ जाएगा। जब उन लोग जब इंटर्न करने के लिए जाएंगे या फिर ज्वाइन कर लेंगे ना, तो उनको समझ में आएगा कि चैलेंजिंग धीरे धीरे सब आ जाता है। खुशवंत भी अपना उसने दिल्ली से पढ़ाई किया है, हमारे यहाँ संजय है वो नोएडा से पढ़ के आया है, और लाभेश घोष जो है वो आपका KTU से पढ़ के आया है। मेरा छोटा भाई जो है मेरे चाचा का लड़का योगेश साहू, वो मेरे साथ ही है, वो भिलाई टाइम्स में ही है, वो भी KTU से पढ़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ सारे लोग वेल एजुकेटेड लोग हैं, इकलौता मेरे छोड़ के कि मैं BCom पढ़ा हुआ रिपोर्टर हूँ। उस समय पत्रकारों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे, वो तो शिक्षक लोग भी पत्रकार बनते थे पहले। तो अभी मैं BGMC कर रहा हूँ मैथ्स यूनिवर्सिटी से, तो मेरे यहाँ सारे लोग वेल क्वालिफाइड है। तो आप लोग ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि BGMC कर लो। आप लोग को ये बताया गया कि नहीं बताया गया, सर मैडम लोग बताते कि नहीं बताते कि आप लोग इस फील्ड में क्यों आ रहे हो, क्या सोच के आए आप लोग। क्योंकि मैंने कुछ कॉलेज के बच्चों से, कुछ लोगों से मिला, तो उन लोगों को कॉलेज वाले ही मॉरल डाउन कर देते कि यार इस लाइन में क्यों आ रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं है, जबकि इस लाइन में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अवसर है। अब हमको नए पत्रकार चाहिए, मार्केट में नए पत्रकार ही नहीं है, उनको पत्रकार ही नहीं बनना है। जबकि पत्रकार इतनी अच्छी चीज़ है, मतलब आप सोचो कि आप जब प्रिंट मीडिया में आते हो या फिर टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हो या फिर यूट्यूब जर्नलिज्म में आते हो या फिर डिजिटल मीडिया में आते हो, तो आप आम इंसान नहीं रहते, बहुत खास हो जाते हो। आपको कहीं जगह पे कहीं लाइन लगा है, उस लाइन में भी खड़े होने का वो नहीं मिलेगा, आपको स्पेशली पूछा जाएगा। तो ये एक जलवा तो है, ये बिल्कुल बॉलीवुड की तरह है कि आप, रणवीर कपूर का एक दौर आता है, रणवीर कपूर उसकी पिक्चरें हिट होती हैं, कि अचानक से रणवीर सिंह का दौर आता है। तो आपको ना कंटिन्यू बनाए रखना पड़ेगा कि आपको
पर्दे पे छाया रहना पड़ेगा, आपकी हर फिल्म सुपरहिट कैसे हो इस पर आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी हर फिल्म सुपरहिट हो जाए, आपकी हर खबर लोगों को पसंद आए। तो सुपरहिट कैसे हो, तो जिस तरह से डायरेक्टर काम करते हैं ना, उस तरह से एक रिपोर्टर को भी काम करना पड़ता है कि यार वो कंटेंट में ऐसा क्या हो कि लोग उसको देखें सुने। तो मुझे याद है कि जब पिछले साल रिसाली में जब तेज़ बारिश हुई थी, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पानी इतने तक आ गया था। शिवनाथ नदी की स्टोरी की थी, तो मैं नदी नाला जब भी अवसर मिलता है ना मैं कूद जाता हूँ, कि मुझे तैरना आता है। शुरू से तालाब में नहाया हुआ हूँ, 8वीं 9वीं तक तालाब में नहाया, नदी तैरना आता है। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे साथ थी। और एक चीज़ और अच्छी चीज़ थी कि छत्तीसगढ़ी मेरी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप मुझे छत्तीसगढ़ी में स्टोरी करने बोलोगे तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत 2-4 पत्रकार होंगे जो छत्तीसगढ़ी में स्टोरी कर पाते हैं। तो मुझे पता है कि यार छत्तीसगढ़ी मेरी अच्छी, तो मैंने अपने यूएसपी इसी को बना लिया कि मैं कोशिश करता हूँ जैसे गांव गरीब मजदूरों के बीच जाता हूँ ना, तो छत्तीसगढ़ी बात करता हूँ। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं ना, क्योंकि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ी में स्टोरी करने वाले रिपोर्टर बहुत कम हैं। तो उन बहुत कम रिपोर्टरों के बीच में हमने अपनी जगह बना ली है। यशवंत साहू छत्तीसगढ़ी रिपोर्टर बढ़िया रिपोर्टिंग अच्छा कर लेते हैं, हंसी मजाक करके। मतलब सोचो कि उस वीडियो को लोग क्यों देखें, उस खबर को लोग क्यों पढ़ें। पूरी मेहनत तो आजकल इसी पे होती है कि आपको ना मतलब एक तरह से कहा है एक्टिंग भी करनी है, कुछ जगहों पे कुछ जगहों पे ड्रामा भी करना है, आपको कंटेंट को खिलाना है। बस झूठ बस मत हो, क्योंकि झूठ को आपको याद करना पड़ेगा, सच को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो रहेगा वो आपको फ्लो में बोल दोगे। तो चैलेंजिंग बहुत सारी है, आपको सब धीरे धीरे समझ आ जाएगी। जब एक स्वतंत्र पत्रकार था तो उस समय की रिपोर्टिंग मानसिकता अलग थी। अब एक मीडिया हाउस मालिक ही बोलना चाहिए कि मीडिया हाउस चला रहे हैं, तो अभी की मानसिकता अलग होगी, क्योंकि आपके ऊपर सरकार का भी प्रेशर रहता है, आपके ऊपर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का प्रेशर रहता है, आपके ऊपर बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी प्रेशर रहता है, क्योंकि आपको 8 लोग को चलाना भी है, 8 लोग का घर परिवार चलाना है, बिजनेस भी देखना है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। अभी मेरे पास मार्केटिंग का कोई आदमी नहीं है, मैं खुद ही मार्केटिंग का डील करता हूँ। जब कोई फ़ोन पे क्लाइंट फ़ोन करते हैं भैया हमको ऐड देना है, तो मैं खुद ही बात करता हूँ। और रिपोर्टिंग की स्किल मतलब ये कि रोज़ सुबह हम लोग आपस में प्लान करते हैं कि आज क्या करें, आज क्या ना करें। तो रोज़ एक प्लानिंग बनती है कि जैसे कि मैंने शुरू कहा कि जब अखबार में जब थे हम लोग, तब से प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इस लाइन में भी प्लानिंग ज़रूरी, जब आप इस लाइन में आते हो। तो आप लोग कभी कौन अच्छा लगता है आज की तारीख में, आप लोग को कौन रिपोर्टर अच्छा लगता है देश में? रवीश कुमार, बहुत सारे लोग हैं, विशाल शर्मा है। अरे नहीं नहीं, यशवंत साहू तो आपके बीच के है, लेकिन आप लोग कोई आइडल होगा ना, मतलब आप लोग देखते होंगे ऊपर में कि नेशनल मीडिया में किसी को देखते होंगे ना, अंजनाम कश्यप है, श्वेता सिंह है, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो ये जो बड़े लोग हैं ना, ऐसे ही एक दिन में नहीं बने हैं बड़े लोग, बहुत मेहनत किए। हर रिपोर्टर की अपनी कहानी है, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे आप बरखा सिंह हो। बरखा दत्त के बारे में आपको पता होगा कि वो श्रीलंका की वार रिपोर्टिंग करने गई थी। वार रिपोर्टिंग के दौरान में उसके साथ कुछ गलतियाँ हुई थी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो आपको एक चैलेंजिंग ये भी रहता है कि ऐसे हालात में, तनावपूर्ण माहौल में रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो मैं एक सीधा से छोटा सा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोग से। जब ऐसे कोई तनावपूर्ण माहौल में जाओ जहाँ पे दो समुदाय के बीच में दंगा फसाद हो जाए, या फिर दो दलों के बीच में दंगा फसाद हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा पुलिस के साथ खड़े रहो, पुलिस के पीछे खड़े रहो। जब पुलिस वाले डंडे लेके खड़े होते हैं ना, तो उनके पीछे आप खड़े हो जाइए। उससे क्या होता है कि पुलिस वाले भी आपको प्रेशर करते हैं, और उनको भी, सामने वाले को पता रहता है कि यार ये पुलिस के साथ खड़े, यानी कि उन लोग को नहीं हमला करना है। तो नक्सली कभी पत्रकारों को मारती नहीं है, पत्रकारों की हत्या नहीं करती है, पत्रकारों को किडनैपिंग नहीं करती है। नक्सलियों का पत्रकारों से कभी कोई दुश्मनी रहा नहीं है। वैसे ही बाकी लोगों का भी कभी कोई दुश्मन पत्रकार कभी नहीं बनते। पत्रकार सबके दोस्त होते हैं, उसमें गुंडे भी आते हैं, उसमें बदमाश भी आते हैं, उसमें पुलिस वाले भी आते हैं, उसमें अधिकारी भी आते हैं, उसमें नेता भी आते हैं। आपको सब टाइप के लोगों से दोस्तियारी करनी पड़ेगी, सब टाइप के लोगों से उठना बैठना पड़ेगा, सब टाइप के लोगों के नंबर रखने पड़ेंगे। कब किसका काम आ जाए, कब आपको काम पड़ जाए, और कब आप उनके काम आ जाओ। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम एक गैंगस्टर की स्टोरी कर रहे थे, नाम लेना सही नहीं होगा कि वो आजकल भिलाई में ही है, वो उसकी स्टोरी कर रहे थे हम लोग। तो जेल से फ़ोन आते थे, जेल के अंदर से फ़ोन आते थे कि स्टोरी क्यों कर रहे हो यार तुम लोगों को समझ नहीं है क्या, घर परिवार नहीं क्या करके। तो आज उसको देखता हूँ शहर में, तो बड़ा वो होता है कि यार ये आदमी फ़ोन करवाता था करके। अभी मिलना जुलना होता है बढ़िया, हम लोग हाय हेलो करते मिलते हैं बढ़िया, उनको भी पता है। तो उस गैंगस्टर को बोला कि भैया आपका इंटरव्यू करना है। तो बोले यार क्या पूछोगे मेरे बारे में, मतलब क्या करोगे स्टोरी, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन भी उसका इंटरव्यू लूँगा वो स्टोरी चलेगी, वो वीडियो लोग देखेंगे। वो काफ़ी प्रचलित गैंगस्टर है, नाम लेना सही नहीं है अभी क्योंकि वो शहर में ही है, तो मिलते जुलते रहते हैं हम लोग। तो आप क्या पूछोगे, सोचो कि जो क्राइम की दुनिया में जो आदमी रहा है उसके बारे में आप क्या जानोगे। तो उनके वकील ने बोला कि यार भाई बहुत दिनों बाद जेल से बाहर निकला है, तुम्हारी स्टोरी के चक्कर में फिर जेल वेल मत चले जाए, तो तुम क्या करोगे। बोले साहब उसकी भी पर्सनल लाइफ है, उसका भी बचपन रहा होगा, वो क्राइम की दुनिया में क्यों आया,
और जेल में उसकी स्टोरी कैसी थी। मतलब हम ऐसी चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करें कि जिससे एक इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि लोग चलो क्राइम की दुनिया में कदम मत रखें ना, हम उस एंगल को चेंज कर देते हैं। कई बार आपको ऐसे मौके मिलते हैं कि आप जो स्टोरी सोचते हो वैसी स्टोरी होती नहीं है, तत्काल आपको अपना खुरापाती दिमाग लगा के स्टोरी को चेंज करना पड़ता है, या दिमाग लगा के स्टोरी पैटर्न बदलना पड़ता है। तो चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे मौके आएंगे आप लोग को। तो कोई एक दिन में रविश कुमार नहीं बन जाता, कोई एक दिन में निशार शर्मा नहीं बनता, कोई एक दिन में अंजुराम कश्यप, श्वेता सिंह, ऐसा नहीं बनता। बहुत इन्होंने मेहनत की, बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया। तो जितना ज़्यादा तपोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा आप लोग निखरोगे। साफ बात की एक बात है। बहुत लंबा बोल दिया। अब मुझे लगता है कि आप लोग शायद बोर भी हो रहे होंगे। बोर हो रहे क्या आप लोग? मज़ा आ रहा है? क्लास है, अच्छा कॉम्पिटिशन है। ज़्यादा लेट नहीं करता, बस मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें कर ली, सब इसमें सब कुछ आ गया। आप लोग को जर्नलिज्म के बारे में पता चल गया, कंपटीशन के बारे में पता चल गया, चैलेंजिंग के बारे में पता चल गया। कुछ सवाल वाल हो आप लोग के बीच में? सब कुछ क्लियर है? कितना मिनट हो गया भाई? 1 घंटा हो गया? आओ यार, 1 घंटा तक अकेला बड़बड़ बोल दिया मैं जी। हाँ, मेरा खुद का है मोनेटाइजेशन है ना। मतलब देखो यूट्यूब पे एक नियम है कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे। तो आपको एक आध ऐसा वीडियो प्लान करना पड़ेगा, एक आध ऐसी स्टोरी प्लान करनी पड़ेगी जो वीडियो वायरल हो जाए। मतलब हमारे पास, मुझे याद है कि बचपन का प्यार आप लोग सुने होंगे, है ना। वो इत्तेफाक से हमारे पास ना, मतलब हम लोग नया नया चालू किया उस समय, और बचपन का प्यार वाला वीडियो आ गया था। हमने वो वीडियो डाल दिया और वीडियो चले गया मिलियन में। हमारा एक ही वीडियो काफ़ी हो गया हमारा जो 4000 घंटे को पूरा करने में और सब्सक्राइबर लाने में। उस वीडियो ने 15,000 सब्सक्राइबर लाए थे पिछले 4 दिन में। सिर्फ 4 दिन में 15,000 सब्सक्राइबर। तो कई एक ऐसे वीडियो होते हैं जो आपको आपका वॉचिंग हावर कंप्लीट कर देता है और सब्सक्राइबर ले आता है। तो हम मुश्किल से 1 महीने में ही अपना मोनेटाइजेशन हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे अकाउंट पैसा आने लगे। 10,000 रुपये पहला पैसा आया था जब पहली बार लेके आया। उसके बाद 10,000 से 20,000 रुपये, 50,000, 60,000 ऐसे करके अब इतना पैसा आ जाता है कि गाड़ी नेक्सॉन है मेरे पास। 1 साल में मैंने नेक्सॉन खरीद ली और 8 लोग की स्टाफ की सैलरी निकल जाती है और मैं अपना मस्त रहता हूँ, कहीं भी दिक्कत नहीं है। जो करना चाहे हम निकल जाते हैं। कभी बनारस निकलना, बनारस निकल जाते हैं बाई रोड। 2 बार हम बस्तर विजिट करके आ गए और कल मैं जा रहा हूँ महाकालेश्वर। तो जब मन करते हैं हम तब चले जाते हैं। हम हर चार शादी के 8 साल में हम 5 बार गोवा चले गए हैं। बस घूमते फिरते रहते, बिंदास रहते, चिल करते, टेंशन लेते नहीं हैं। आपको बस काम करना है। एक स्टोरी ऐसी कोई करनी है जो दिन भर में लोग पसंद करें। कोई एक स्टोरी बस आप दिन भर में ना, आप लोग जब जाओगे ना प्रिंट मीडिया हाउस में, तो एक स्टोरी पे ही काम करना दिन भर की, सिर्फ एक स्टोरी पे। वो स्टोरी आप लोग का दिन भर का रोजी निकाल देगा। रोजी निकालने के साथ में आपका चेहरा भी बना देगा वो। रोज़ 5 वीडियो, रोज़ 5 वीडियो, बिल्कुल। दिन के 5 वीडियो हम लोग स्लॉट में डालते हैं कि सुबह का शेड्यूल होता है, दोपहर का शेड्यूल होता है। और यूट्यूब पे जो वीडियो है ना, वो शाम को ज़्यादा चलते हैं। मतलब लोग शाम को खाली होते हैं। जैसे आप लोग अभी वीडियो पे मोबाइल नहीं देख रहे हो, वैसे सबको अपने काम धाम में लगे हुए हैं। शाम जब 6 बजे बाद होता है ना, लोग जब अपने घर से लौट रहे होते, ऑफिस से लौट रहे होते हैं, कोई ट्रेन में बैठा है, कोई बस में बैठा है, कोई टाइम है, स्लॉट है, वो सबसे ज़्यादा एनालिटिक्स जो होता है ना, वो बता देता है कि भैया ये वीडियो जो है इस टाइम पे ज़्यादा चलता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो अच्छे वीडियो होते हैं हम शाम को पोस्ट करते हैं। बाकी काम चलाओ टाइप के वीडियो जो कंटेंट अच्छे होते हैं उसको हम दिन में, दोपहर में निपटा देते हैं। वीडियो बनाना चाहो तो बस मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो आप देख रहे हो वही बोलो, सच बोलना बस। आप लोग झूठ मूठ की हर जगह बनावटी चीज़ें से काम नहीं आती है। तो जो जैसे कि आप इस क्लासरूम में बैठे हो, इस क्लासरूम में ये कुर्सी पे भी स्टोरी है, पता है आपको? कुर्सी पे भी स्टोरी है। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर में न्यूज़ सेंस आना चाहिए कि हर वो चीज़ पे न्यूज़ सेंस। अभी हम लोग डीपीएस चौक पे हनुमान मंदिर है, वहाँ पे बैठे थे। हनुमान मंदिर में बैठे तो देखे कि बहुत सारे हनुमान वानर सेना आए थे, मतलब बंदर आए थे बहुत सारे। हनुमान मंदिर पे मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन बहुत सारे बंदर, तो अपने आप में स्टोरी कहती है। तो हमने 1 मिनट का एक रील डाला, अभी रील डालेंगे खुशवंत जी, देखना आप लोग। 1 मिनट का हमने वीडियो बना लिया कि बोला बस एक कि आज मंगलवार का दिन है और कितना खूबसूरत नज़ारा है, आज बजरंगबली के दरबार पे खुद हनुमान जी आए हैं। इतना कर दिए और थोड़ा सा बैकग्राउंड में गाना डाल दिए, रील चल जाएगा, वीडियो चल जाएगा। तो ये थिंक आना चाहिए कि आपको स्टोरी क्या है, किसी की स्टोरी है। अब एक ये चेयर रखी, उसमें भी स्टोरी ये है। मैं बता दूं कि एक समय था जब क्लासरूम में लकड़ी के चेयर होते थे, लेकिन आज उन चेयरों में प्लास्टिक चेयर और रिवॉल्विंग चेयर ने जगह ले ली है। ये भी स्टोरी है जी। जी जी।
हाँ बिल्कुल हेल्प देंगे हमारे यहाँ। मतलब ये है कि मैं तो सर लोगों को बोलते भी रहता हूँ कि सर कोई नए लड़के लड़कियाँ हैं तो भेजो भैया, हम उनको अरे नहीं नहीं है ना शंकराचार्य आए हमारे पास भी ऑफर आया कि हम लोग अब प्लान करने वाले, क्योंकि हम लोग को अभी सब काम करने जरूरत पड़ेगी। इलेक्शन है 2000 अभी सल चुनाव है, तो हम लोग भी कहाँ कहाँ जाएंगे। तो कुछ जगह पे आप लोग की मदद लेंगे, कुछ जगह पे इंटर्न के तौर पे आप लोगों को भी सीखना हो जाएगा, सीख भी जाओगे स्टोरी कैसे की जाती है, क्या बोला जाता है, स्टोरी कैसी फाइल की जाती है, स्टोरी कैसे बनाई जाती है। मतलब आ जाएगा। इंटर्न करना जरूरी है, सीखने की उम्र होती है। मैंने 3 साल सीखा है अपने भास्कर में, चौथे साल में मैं परमानेंट जॉब लगा मेरा। नहीं वो एडिटर कर लेगा, बस कंटेंट होना चाहिए। देखो हम जी वो डिपेंड करता है कि न्यूज़ क्या बनाने जा रहे हो। नहीं आप कोई एक न्यूज़ एक सब्जेक्ट रखो कि स्टोरी क्या करनी है। जैसे कि आप रख लो अभी जो है इलेक्शन समय आने वाला है, उसका एग्जांपल के तौर पे जैसे हम लोग सोचते हैं, हम लोग जो बता रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि टिकट आने वाली है। टिकट अभी बीजेपी भी जारी करने वाली है, कांग्रेस भी जारी करने वाली है। तो उस पर हम लोग काम करते हैं यार, क्या बीजेपी वाले क्या जारी करे। तो अभी हम लोग ना अलग अलग स्टोरी बहुत सारी जारी कर दी है कि बीजेपी के पैनल में इनके नाम, कांग्रेस के पैनल में इनके नाम, ये सिंगल नाम। वो प्लान करना पड़ेगा। आप वो डिपेंड करता है कि आप लोग सब्जेक्ट क्या सोचे हो। आप चलो ना करो ना, वन नेशन वन इलेक्शन पे कर लो। देश में ट्रेंड है भी इस विषय पे। G20 हाँ हाँ भारत पाकिस्तान मैच कल चला। भारत वाला एक नाम को चेंज को लेके नहीं उसकी वैल्यू से 2-3 दिन रहती है। कोई भी ट्रेंडिंग विषय की जो वैल्यू होती है ना 2 से 3 दिन रहती है, उसके बाद लोग उसको भूल जाते हैं, बातें आगे करना बंद कर देते हैं। अब देखो ना देश में कहाँ बात हो रही, भारत वर्सेस इंडिया की बात नहीं कर रहे अब तो। अब बस 17 तारीख को बात होगी, जिस दिन सदन बुलाया गया है, सदन के दिन बात होगी, जिस दिन लोकसभा में सब बैठेंगे सब लोग उस दिन। तो ये आपको जनरेट करना चाहिए। हम लोग करते भी हम लोग कि यार ट्रेंडिंग टॉपिक को कैसे पकड़ के रखे रहें, ट्रेंडिंग टॉपिक को कैसे ऐसे मामलों में ना सिर्फ पब्लिक रिव्यू काम आता है। जब आपको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, पब्लिक के बीच आप खुद चले जाओ और 10 लोगों को खड़े कर दो, या फिर किसी सिनेमा हॉल के बाहर खड़े हो जाओ। सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ कि एक जो नया रिपोर्टर होता है ना, उसको यही करना चाहिए, पब्लिक रिव्यू से शुरुआत करनी चाहिए। पब्लिक रिव्यू हो गया, समस्यामूलक खबर, सड़क नाली पानी, यही बताओ कि भैया कुछ नहीं बोलना पड़ेगा आपको, पब्लिक बोलेगी, और जो पब्लिक बोलेगी ना वही खबर है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस आपको नरेशन देना कि भाई नमस्कार, मैं श्रुतिका यहाँ पे खड़ी, क्या नाम आपका? सृष्टि। मैं सृष्टि यहाँ पे खड़ी हूँ और सुपेला चौक में खड़ी हूँ, और सुपेला चौक में आप देख सकते हैं ट्रैफिक जाम है। लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि ये ट्रैफिक जाम क्यों है, कब से है, कितनी परेशानी चली पड़ी, भैया बताओ कैसे क्या कर रहे हो। तो बताएंगे भाई अरे देखो ना भैया 1 घंटे से ट्रैफिक जाम खड़े हैं यहाँ पे, साला वो नहीं है, ये खुद ही बोलेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सवाल है इसमें, बस वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। और सबसे अच्छी शुरुआत जो आप लोग को जब करोगे ना आप लोग, तो शुरुआत में समस्यामूलक खबरों से करना। आप लोग सड़क नाली बिजली यही सबको दिखाना, लोगों को बीच जाना। तो आप पब्लिक से कैसे बात करना है वो आप लोग को वेव आ जाएगा, और सेंस भी आ जाएगा कि यार हर वो चीज़ मतलब कैसे खबरें होती हैं। और भी सवाल यूट्यूब जर्नलिज्म को लेकर, क्योंकि यूट्यूब को अभी मान्यता नहीं मिली ना कि यूट्यूब पे, तो हमने क्या किया है कि एक मैगज़ीन हम लॉन्च कर दिए हैं, भिलाई एक्सप्रेस करके हमारी एक मैगज़ीन है। तो भिलाई एक्सप्रेस हमारी मैगज़ीन RNI से रजिस्टर्ड करा लिया हमने। तो हम जो है भिलाई एक्सप्रेस के अंडर में भिलाई टाइम्स आता है, तो भिलाई एक्सप्रेस हमारा मेन मोटिव है, मेन वो रहेगा, भिलाई टाइम्स उसके अंडर में है। तो कोई भी तब हम आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक मीडिया हाउस है, हम एक जर्नलिज्म की मुख्य धारा पे हैं, हमारे पास मैगज़ीन है, मैगज़ीन में काम करते हैं। तो हमको मैगज़ीन भी अब सोचो कि हम एक खबर को कहाँ का डालते हैं, यूट्यूब के मेन वीडियो पे, उसका रील भी बनवाते हैं, इंस्टाग्राम रील। जो इंस्टाग्राम रील बनते हैं वही यूट्यूब के शॉर्ट में जाता है, क्योंकि 1 मिनट इंस्टाग्राम रील जाता है, यूट्यूब शॉर्ट जाता है। फेसबुक पे वीडियो जाता है, फेसबुक पे जो वीडियो हम यूट्यूब पे डालते हैं और वही चीज़ फेसबुक पे डालते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऑडियंस, फेसबुक के ऑडियंस, इंस्टाग्राम के ऑडियंस बिल्कुल अलग है ना। मैं कई ऐसे लड़कों से मिलता हूँ, लड़कियों से मिलता हूँ कि बोलते हैं यशवंत भैया आपको फॉलो करते हैं। मतलब कहाँ फॉलो करते हो? बोले इंस्टाग्राम में। यूट्यूब भैया वो नहीं देख पाता, नहीं देखते यूट्यूब। तो सोचो हमारे जो 6,17,000 जो सब्सक्राइबर हैं वो
अलग ही टाइप के सब्सक्राइबर है वो, उसमें एज ग्रुप वाले हैं, उसमें 30 साल से ज़्यादा वाले भी हैं, 25 साल से ज़्यादा वाले भी हैं, एक क्लास वर्ग है। हमारी जो अधिकांश स्टोरी ना क्राइम और पॉलिटिकल स्टोरी खूब चलती है, और जनहित की जो समस्या है वो वाली ज़्यादा चलती है, और उसका एक एज ग्रुप है। वैसे ही इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप जैसे कोई एक्सीडेंट की खबर डाल दो, या कोई उसको डाल दो, क्या बोलते हैं, यूथ से रिलेटेड खबर डाल दो, ट्रेंडिंग टॉपिक खबर डाल दो, वीडियो मिलियन मिलियन चले जाते हैं, व्यूज़ लाखों लाखों चले जाते हैं। तो इंस्टाग्राम देखने वाले अलग हैं, यूट्यूब शॉर्ट देखने वाले अलग हैं, और फेसबुक देखने वाले 35+ वाले हैं ना, वो पापा दादा चाचा जितने लोग हमारे आसपास घर में हो ना, मम्मी पापा लोग, वही लोग देखते हैं फेसबुक, दिन भर फेसबुक देखते हैं, उनके सामने वीडियो आते रहते हैं, 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं वीडियो उन लोग भी, उसके बाद अच्छा लगता है तो वो कंटिन्यूटी बने भी रहते हैं, यार क्या है वीडियो करके। यूट्यूब से ज़्यादा पैसा फेसबुक देता है। हम लोग अभी फेसबुक चालू करना 6 महीना शुरू किए, और 6 महीने में हम 13,000 सब्सक्राइबर के फॉलोवर के आसपास हो गए हैं फेसबुक पे। वैसे ही आपको यूट्यूब अगर कभी चालू करो ना, यूट्यूब पे ना सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है ना शॉर्ट आते हैं, शॉर्ट वीडियोस आते हैं। 1 मिनट की जो वीडियो डलते हैं ना, 1 मिनट से 1 सेकंड में ज़्यादा हुआ ना तो वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग 58 सेकंड, 59 सेकंड, 50 सेकंड की वीडियो डालो, उसमें 1-1 मिनट के शॉर्ट डालो। अब कौन सा शॉर्ट आपका कब वायरल हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। हमारा गेडी वाला एक वीडियो था, एक क्या नाम था यार उस महिला के, यार दादी का, यार मंगरौती कुछ नाम था, ये भेड़सर के पास, नगपुरा के आगे भेड़सर है, भेड़सर में गेड़ी चढ़ते हुए आप लोग वीडियो देखे थे, भयंकर स्पीड से भागी थी दादी। वो वीडियो यूट्यूब के हमारे इतिहास में 27 मिलियन गया है, 27 मिलियन वीडियो व्यूज़ गए उसके कुछ नहीं ना। उस वीडियो में मस्त बैकग्राउंड में ला 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 करके हमने छत्तीसगढ़ी वाला टेस्ट डाल दिया, और दादी मस्त चल रही है, और ऊपर है कैप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होता है कैप्शन क्या डाल रहे हो। मैंने लिखा था उस वीडियो को मैं अपलोड किया तो मुझे याद है कि छत्तीसगढ़िया टैलेंट देखो, 70 साल की मंगरौतीन, कुछ नाम था याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट मुझे, वो 70 साल की मंगरौतीन जो है गेड़ी में चल नहीं रही, दौड़ रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है, लोग देखेंगे जब पढ़ते हैं ना 70 साल की, ये लोग देखते हैं कि क्लिक करते हैं, तो वैसे ये क्लिक बेस्ड होता है। हमारा एक वीडियो इंस्टाग्राम पे 99.9 कुछ मिलियन है, कुछ लाख बचे 100 मिलियन होने में। IPS अभिषेक मल्होत्रा का वीडियो आपको याद है, कैसा लगा चोरी करके वाला, चोर से पूछते हैं हपीसी, तो वो बोलता है कि मैं गरीबों में चोरी के पैसे गरीबों में बांट देता हूँ, कंबल बांट देता हूँ। वो वीडियो हम लोग डाले थे, और उस वीडियो को डालने के बाद मतलब सोचो कि कहाँ कहाँ से फ़ोन नहीं आया उस वीडियो, लल्लन टॉप ने वीडियो मंगा, ABP न्यूज़ ने वीडियो मंगा, ब्रूट ने वीडियो मंगा, मतलब सारे बड़े मीडिया हाउस जिनको जानते हो। हाँ, उसने क्रेडिट भी दिया भिलाई टाइम्स का वीडियो करके, तो वो वीडियो हमारे लिए बहुत जीवन दायिनी रही। एक सवाल आप लोगों के मन में नहीं आया कि भिलाई टाइम्स ही क्यों रखा नाम, है ना, हम तो लेकिन छत्तीसगढ़ कवर करते हैं, भिलाई टाइम्स क्यों? तो उसके पीछे एक रीज़न ये है कि हम कोशिश करें कि भिलाई को वो देना, भिलाई में मजबूत करना, क्योंकि सेक्टर 1 की खबरें बहुत कम लोग बताते हैं, नेहरू नगर की खबरें बहुत कम लोग बताते हैं, लोकल खबरें बहुत कम बताने वाले बच्चे, क्योंकि सारे लोग तो भैया दिल्ली मुंबई की बात करते हैं, तो आपके इलाके की खबर को बताता नहीं था। तो हमने इस चीज़ को पकड़ा कि हम ये बताएंगे। इसके बाद लोगों ने ये कहा कि भैया इसको नाम चेंज कर दो, छत्तीसगढ़ टाइम्स कर दो, या फिर कुछ और टाइम्स कर दो, कुछ भी रख दो। बोले नहीं। आप लोग न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में जानते हो? न्यूयॉर्क टाइम्स करके एक अखबार है, देश का दुनिया का बहुत नंबर 1 में से अखबारों में से है। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क कोई देश नहीं है, शहर का नाम है। वाशिंगटन कोई देश नहीं है, अमेरिका के वो है, शहर है। तो भिलाई भी एक दिन न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। आज सोचो, मेरे पास गरियाबंद से फ़ोन आता है, मेरे पास बस्तर से फ़ोन आता है कि भैया हमारे यहाँ समस्या दिखा दो, हमारे यहाँ नेता के बारे में बता दो। लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि कंटेंट इतनी ताकतवर चीज़ है कि लोगों को हम देखने पे मजबूर कर दिए। अरे हमारे भिलाई के लोग तो देख ही रहे हैं, भिलाई की आबादी, मुझे लगता है कि भिलाई के वोटर जो है ना 5,25,000 वोटर है, लेकिन सब्सक्राइबर तो 6.25 लाख हो गए हमारे। तो हर वो शख्स जुड़ा है भिलाई का, लेकिन बाकी लोग भी जुड़े, क्योंकि हमारे कंटेंट इतने अच्छे हैं कि लोग उसमें जुड़े रहते हैं। तो आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, और नाम से कुछ नहीं रखा गया, आप कुछ भी नाम रख लो यार, कंटेंट अच्छा होगा ना वो चल जाएगा और चल बैठेगा। मुझे याद है कि स्टोरी मैंने सुलभ शौचालय के बाहर खड़े होकर की थी, पीछे सुलभ शौचालय दिख रहा है ना, और मैं माइक पकड़ के ऐसे करके चालू हो गया, स्टोरी पीछे दिखा रहा हूँ ऐसा करके, और वो वीडियो लाखों में चले गए। मुझे पता ही नहीं कि मैं सुलभ के बाहर खड़ा हूँ, मैं वहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये आपके कंटेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं कि आप स्टूडियो में करते हो, बढ़िया टाई पहने हो, बढ़िया मस्त दिख रहे हो, बाल कंघी उंगी किए हो, जूता पहने हो, कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है। आपका कंटेंट अगर तगड़ा होगा ना, तो आपको उस वीडियो को देखने से, वीडियो के चलने से, या फिर उस खबर के चलने से कोई भी नहीं रुक सकता। और कुछ कोई क्वेरी? मंटोरिया भाई नाम था उस महिला का, मंटोरिया भाई, वो 27 मिलियन यूट्यूब शॉर्ट में जो वीडियो है, और वो मुझे लगता है कि वो 8-10 सब्सक्राइबर लेके आ गई। हमारे सब्सक्राइबर पर डे 2000 के आसपास बढ़ते हैं, 1-1.5 हज़ार मतलब एवरेज है। आज आप लोग 5-6 लाख 16 हज़ार देखोगे तो कल
6,17,000 देखोगे, परसों 19,000 भी देखोगे। तो वो कब कौन सा वीडियो चल जाए इसका कोई प्लानिंग नहीं। थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब में। थंबनेल की आप ऐसा क्या थंबनेल डालो कि लोग देखें, एकदम भद्दा गंदा भी नहीं लगना चाहिए। कई लोग क्लिक बेट रखते हैं कि यार कुछ भी डाल दो, अमिताभ बच्चन का निधन, अब डाल दो। क्या ऐसे आते होंगे, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं वो अपना कमेंट ऑफ करके रखते हैं ताकि लोग उसे गाली मत पक सके बस, लेकिन वीडियो चल जाते हैं, वो उसी में पैसे कमा रहे हैं। कई लोग अश्लील चीज़ें डालते हैं, बहुत गंदे गंदे कमेंट, बहुत गंदे गंदे थंबनेल लिख के डालते हैं। तो आपको सही चीज़ भी डालना है क्योंकि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। लोग एक बार क्लिक करें तो दूसरी बार भी क्लिक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार ये तो कुछ भी डालता है इसके हम नहीं जाना चाहिए, नहीं देखते कई लोग। कई मीडिया हाउस ऐसे जो सनसनी फैलाने के लिए, क्लिक बिट करने के लिए कुछ भी थंबनेल डालते हैं। तो ये सब चीज़ से बचना चाहिए। जो सच है वो डाल दो यार, कंटेंट अच्छा होगा, चल जाएगा वीडियो, उसमें वो नहीं है। और कुछ बाकी कंप्लीट है। बहुत लंबा डोज हो गया, मतलब इतना लंबा लेक्चर कोई दिया नहीं होगा अब तक। कोई दिया क्या इससे पहले जो लेक्चर आया था? बोले गई? मैं देखो जो सच है वो बताया हूँ, बाकी आपके सामने बहुत सिंपल परिवार का आदमी हूँ मैं।